नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की कल हत्या कर दी गई। ये क्रूर कारनामा अमेरिका और इजराइल के हाथों हुआ है, जिन्होंने कल सुबह ही ईरान पर हमला बोला था। ईरान ने इस हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया और अमेरिका उसे अब भी झुका नहीं पा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद कहा है कि खामनेई की हत्या अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में हुई है। उन्होंने इस घटना को मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग की घोषणा करार दिया, खासकर शिया समुदाय के लिए। राष्ट्रपति ने यानी पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति और विश्व स्तर पर शिया नेतृत्व के प्रमुख व्यक्तित्व की हत्या पूरी दुनिया में मुसलमानों, विशेष रूप से शियाओं के खिलाफ युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। यह बयान ईरानी राज्य टीवी पर प्रसारित किया गया। खामनेई की मौत ने ईरान में गहरा सदमा पैदा किया है और देश में 40 दिनों का शोक मनाया जा रहा है। अब आयतुल्ला अली रजा अराफी को खामनेई का उत्तराधिकारी यानी नया प्रमुख बना दिया गया है। आपको बता दूं कि खामनेई की हत्या से इस्लामिक देशों में भी नाराजगी देखी जा रही है। आज ही पाकिस्तान में इसकी वानगी देखने को मिल गई, जहां कराची में लोग अमेरिकी कॉन्सुलेट तक अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे और भीड़ रोकने के लिए पुलिस को गोलीबारी का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ इस समय तो ट्रंप के मुरीद बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही मिल के आए हैं 22 तारीख को, और उसके बाद आते ही उधर अफगानिस्तान पर उन्होंने हमला बोल दिया और पाकिस्तान की पीठ थपथपाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे। लेकिन अपने देश में अमेरिका के खिलाफ उठती इन आवाजों को वो कैसे संभालेंगे, ये देखना होगा। इधर भारत में भी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, इन तमाम कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। कश्मीर घाटी में रविवार को यानी आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और शोक सभाएं हुई कश्मीर घाटी में, और खासकर श्रीनगर में लाल चौक पर नमाज अता की गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और खामनेई की मौत पर मातम मनाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं, इंग्लिश में बयान है लेकिन हिंदी में आपके सामने रख रहा हूं, कि लोकतांत्रिक जगत के तथाकथित नेताओं द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र के नेतृत्व की लक्षित हत्या और असंख्य निर्दोष लोगों की हत्या निंदनीय है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, चाहे इसके पीछे कोई भी कारण बताया जाए। यह दुखद है कि कई राष्ट्र अब इस संघर्ष में घसीटे गए हैं। दुनिया को शांति की आवश्यकता है, अनावश्यक युद्धों की नहीं। दुनिया के प्रभारी लोगों को महात्मा गांधी के शब्दों को याद रखना चाहिए, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। मुझे आशा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष नतमस्तक होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री प्रभावित देशों में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह बात कहना है प्रियंका गांधी का। दूसरी तरफ आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईरान की सत्ता बदलने की अमेरिका की नीयत पर कुछ जरूरी बातें उठाई हैं, कुछ जरूरी सवाल यहां पर पूछे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज कुमार झा। उस पर आपकी क्या? देखिए, मैं बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस लेवल का उथल पुथल, मतलब हमने तो किताबों में पढ़ा था और हम जी रहे हैं और देख रहे हैं कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को वेनेजुएला के प्रीमियर पसंद नहीं आते हैं तो वो एबडक्ट हो जाएंगे। ईरान पर इजराइल के कंधे पे हाथ रख करके आप अटैक कर देंगे, बमबारी कर देंगे, और इसका असर पूरी दुनिया, सिर्फ मैं मिडिल ईस्ट नहीं कह रहा हूं। मेरा तो मानना है कि अगर ये फलाना रेजिम मुझे पसंद नहीं है तो साहब ये पीस मील में मत करो। अगर दुनिया के देशों ने आपको चैलेंज ना करने का तय कर लिया अमेरिकन हेजिमनी को, तो यार होलसेल में करो। फेस्टिवल सेल जैसे होता है ना, को इस सेल में इतने सारे सत्ताधीशों को मुझे बदल देना क्योंकि मुझे पसंद नहीं। जुबान धमकी वाली, कार्यशैली कमोबेश वही। और मैं उम्मीद करूंगा इस पूरे क्षेत्र में हमारी सरकार, जो हमारे अपने भारतीय लोग हैं, उनको जल्द से जल्द एक भरोसा हो और वो अगर रिटर्न होना चाह रहे हैं सेफ होम तो वो पैसेज तय किया जाए। जिस तरह ईरान के लोगों से तो जो सुबह उन्होंने अपने संबोधन में कि अब ये एकमात्र मौका है जब ईरान के लोगों को अपना देश वापस मिलने के लिए, मैं एक बात कहूं, इसमें थोड़ा परिप्रेक्ष्य बदल दीजिए। दुनिया के किसी भी देश में वहां के लोग तय करते हैं
कि उन्हें कौन चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। अगर अमेरिका में बैठ करके अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसको थोड़ा हम अपने आसपास देखें और सोचें, क्या यह जायज है? हो सकता है एक छोटी आबादी या बड़ी आबादी को अपनी सरकार पसंद ना हो, तो क्या वो करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तय करेंगे इस आदमी को हटा देना? ये मैं समझता हूं ये मेडिवलिज्म, ये पूरी की पूरी सोच, इस सोच का खात्मा आवश्यक है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त इसमें फंसा है। आपको क्या लगता है सर, भारत की इकोनॉमी और दूसरा जो देखिए, ये इट इज टू अर्ली टू कमेंट अपॉन, लेकिन ये सिर्फ मिडिल ईस्ट, मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अब दुनिया पानी के जहाज से नहीं चल रही है, सूचनाएं पहुंच रही हैं। वी आर इट्स एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, और एक घटना कहीं होती है तो उसका इंप्लीकेशन है, कुछ इमीडिएट दिखता है, कुछ लॉन्ग टर्म में आएगा, असर तो सारे मुल्कों पे होगा। और मैं समझता हूं कि आज के दिन में बेहद आवश्यक है कि एक सामूहिक नेतृत्व दुनिया के अलग अलग, तो सामूहिक नेतृत्व दुनिया के अलग अलग देशों की बात कर रहे हैं, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो गलत है, अपने देश में क्या कुछ होना चाहिए, इसकी बात भी यहां रख रहे हैं मनोज कुमार झा। उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज सोशल मीडिया पोस्ट किया है, उसमें लिखा है कि ईरान में घट रही घटनाओं, जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या भी शामिल है, को लेकर मैं अत्यंत चिंतित हूं। मैं सभी समुदायों से शांति बनाए रखने, शांति का समर्थन करने और तनाव या अशांति पैदा करने वाले किसी भी कार्य से बचने की अपील करता हूं। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जम्मू और कश्मीर में शोक मना रहे लोगों को शांतिपूर्वक शोक मनाने की अनुमति दी जाए। पुलिस और प्रशासन को अत्यधिक संयम बरतना चाहिए और बल प्रयोग या प्रतिबंधात्मक उपायों से बचना चाहिए। जम्मू और कश्मीर सरकार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के निवासियों, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में है। ये बात कह रहे थे यहां उमर अब्दुल्ला, जो सीएम हैं जम्मू कश्मीर के। वहीं पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने ईरान के लोगों के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा है कि क्या कुछ कहा, आइए उनकी जुबानी सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। तो देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है अपना मकसद हासिल करने के लिए, और इसके बहुत ही दूर अंदाज नताइज होंगे, खासकर हमारे रीजन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे लाखों के तादाद में वहाँ लोग काम करते हैं इस रीजन में, गल्फ में, बाकी जगहों पे बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ पर, और पेट्रोल की प्राइसेस, तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क जो एक उभरता हुआ ताकत है, तो उसका एक बड़ा अच्छा रोल बनता था इस वक्त इस मामले में इंटरवीन करने में और एक अमन बहाली करने में, मदद करने में। पर चूंकि हाल ही में जो पॉलिसी रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एक तरफा रही है, जिसकी वजह से हमारा कोई रोल नहीं है। तो भारत में ईरान पर लगभग सभी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे मित्र देश ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अब तक मुंह नहीं खोला है। भारत सरकार ने एक सतही सी एडवाइजरी मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी की है, लेकिन इसके आगे सरकार क्या करने वाली है कुछ पता नहीं है। हालांकि इस पर बाकी देश अपनी राय दे रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे तमाम देश ईरान के हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कहा है कि अली खामनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ एक हत्या है। आपको बता दूं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ उनकी बेटी और दामाद भी शनिवार को अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए। वैसे तेहरान पर आज भी हमले की खबर है। अमेरिका खुलकर जिनेवा संधि का उल्लंघन कर रहा है। कल भी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस ने इसकी निंदा की थी, लेकिन ट्रंप तो मानो खुद को सारे कानूनों से परे मान चुके हैं। कल भी ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल में हमले हुए थे, जिसमें अब तक 148, जी हां 148, उसमें मैक्सिमम बच्चियां हैं, उनकी मौत हो गई।
एक तो रमजान के पवित्र महीने में अमेरिका ने यह हमला किया और ऊपर से बच्चों को, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान सबसे खतरनाक देश है। असल बात यह है कि शांति और युद्ध रुकवाने के दावे करते करते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने में दूसरी बार तख्ता पलट का खतरनाक खेल खेला है। जनवरी में वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी समेत ट्रंप ने अगवा कर लिया और अमेरिका में कैद कर रखा है। वहीं फरवरी में आखिरी दिन ईरान पर हमला कर वहां के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या कर दी गई। ट्रंप शायद दुनिया के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं कि आखिर कब तक लोग अमेरिका के इस खतरनाक खेल को बर्दाश्त करते रहेंगे। अमेरिका के साथ हमेशा की तरह इस बार इजराइल भी है। फर्क यही है कि ईरान पर हमले से इजराइल ने सामने आकर अमेरिका का साथ दिया, वरना मोसाद के जरिए चोरी छिपे देशों में घात लगाने का काम अभी तक ये इजराइल करता रहा है। खामनेई की हत्या के बाद अब ईरान समेत पूरी दुनिया में उथल पुथल दिख रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को कल बंद कर दिया था और वहीं आज हॉर्मुज स्ट्रेट में एक ऑयल टैंकर पर हमला किया गया, जिसमें उसमें सवार 4 नाविक घायल हो गए हैं और इस पर 15 भारतीय क्रू भी सवार थे। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर यानी MSC के अनुसार ऑयल टैंकर स्काईलाइट 20 लोगों के क्रू के साथ जा रहा था, जिसमें 15 भारतीय और 5 ईरानी नागरिक शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम में पल पल हालात बदल रहे हैं दोस्तों, और इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे और कितनी तबाही होनी है। फिलहाल इजराइल से भी खबरें आ रही हैं कि वहां इस बात पर नेतन्याहू सरकार चिंतित है कि ट्रंप आगे युद्ध में इजराइल का साथ देंगे या ईरान का मुकाबला करने के लिए अकेले इजराइल को छोड़ देंगे। खैर, इजराइल और अमेरिका के आपसी समीकरण किस तरह रहेंगे, हमें इस पर नजर रखने के साथ साथ सबसे पहले इस बात की चिंता करनी होगी कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अब हालात कैसे रहेंगे। ईरान ने जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर निशाना साधा है, उसका असर आगे क्या होगा? क्या मुस्लिम देश अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे या उन्हें बांटने और राज करने का खेल अमेरिका करेगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या इस खेल में मोदी सरकार भी शामिल होकर गुटनिरपेक्षता को पूरी तरह दफनाने की बड़ी भूल करेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच एक खबर यह भी आ रही कि पिछले 12-14 घंटे से नेतन्याहू साहब जो हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो गायब हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बर्लिन चले गए हैं, कहां गए हैं पता नहीं। लेकिन इन तमाम मसलों पे आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आकिब जैदी साहब सीधे जुड़े हुए हैं ईरान से। जैदी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, फिर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, हमारे साथ अमरेश मिश्रा जी हैं, हमारे साथ जयशंकर जी हैं, और अमरेश मिश्रा जी नहीं हैं हमारे साथ, नाम चेंज कर लीजिए, और प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं, जगह मुर्तफा जी हैं हमारे साथ। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आकिब जैदी साहब, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहता हूं, जो खबरें आ रही हैं अयतुल्लाह अली खामनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके नहीं रहने के बाद ईरान में क्या कुछ चल रहा है, आपसे बेहतर और कौन बताएगा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ अलग अलग खबरें सुन रहे हैं। प्लीज अपनी बात और जरा बताइए, अपडेट्स क्या कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपकी खिदमत में आपके जो दूसरे मेहमान हैं और जो आपके व्यूअर्स हैं और दुनिया में जहां जहां भी इंसानियत को दोस्त रखने वाले, इज्जत को दोस्त रखने वाले, पसंद करने वाले लोग रहते हैं, सबकी खिदमत में मैं इस अजीम कुर्बानी के ताल्लुक से मैं जो है वो अपने शोक का इजहार करना चाहता हूँ, कंडोलेंसेस और ताज़ियत और तस्लियत पेश करना चाहता हूँ। वाकई बहुत बड़ा ये वार है। ये सिर्फ एक शख्स की या उसके परिवार की हत्या नहीं है, ये दर हकीकत वो तमाम ह्यूमन वैल्यूज और इंसानी अक़दार पर हमला किया गया है, जिसके वो नमूना थे, जिसके वो प्रतीक थे। इज्जत, पायदारी, इस्तिकामत, मजबूत इरादा, तदबीर, कमज़ोरों और गरीबों जैसे फ़िलिस्तीन के कमज़ोरों की हिमायत के लिए खतरा मोल लेना, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो इंसानियत सदियों से इन पर बनी है। लेकिन इन वैल्यूज को कुचलने के लिए दुनिया में कुछ लोग हमेशा से रहे हैं। आज के दौर में हम उसको एप्स्टीन गैंग के नाम से पहचान सकते हैं।
कि वो ये ह्यूमन वैल्यूज के मुकाबले में अमल करते हैं, और उन्हीं ने एक हमला किया है। ईरान के अंदर की जो पोजीशन है, मैं आपको बता दूं, एक तो पॉलिटिकल में पोजीशन बता दूं कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सारी चीजों के लिए ऑलरेडी राह हल तय है। एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जिसमें 85 इंतखाब शुदा यानी इलेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जिनको आम आवाम जो है इलेक्ट पहले ही कर चुकी है। ये एक परमानेंट बॉडी, परमानेंट यानी हर चंद साल पर इलेक्शन होता है, तो ये बॉडी मौजूद है। इसका जलसा होना है, कब होगा हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि जंगी हालात है, हो सकता है कई दिन तक ये जलसा ना हो सके, लेकिन ये जलसा होगा और उसके बाद नए सुप्रीम लीडर, नए वली फकीह का नाम ऐलान होगा उस जलसे के बाद, जिसमें वोटिंग होगी। ये काम पहले कामयाबी से एक बार 1989 में अंजाम पा चुका है जब इमाम खुमैनी का देहांत हुआ था। तो ये दोबारा ये सिस्टम अपना काम दिखाएगा और ये मूवमेंट और ये इस्लामिक रिपब्लिक का मॉडल ये आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा आर्टिकल है जो तब तक की स्थिति के लिए भी लीडरशिप को प्रोवाइड कर रहा है, और वो है लीडरशिप काउंसिल। लीडरशिप काउंसिल में 3 लोग हैं, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ द जुडिशरी और एक सीनियर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंट, एक फकीह, एक आलिम के जो गार्डियन काउंसिल का मेंबर है, उनका नाम भी ऐलान हो चुका है। ये 3 लोग मिलकर कलेक्टिवली इस वक्त वो पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, वो रोल पूरा कर रहे हैं जो वली फकीह, जो कल तक शहीद इमाम खामनेई अदा करते थे, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग जब भी होगी उसके बाद नया वली फकीह अदा करेगा। तो ये सिस्टम मौजूद है और ये सिस्टम पर अमल हो रहा है। पॉलिटिकली कोई इंस्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। मिलिट्री एतबार से अगर हम देखें तो इस वक्त ईरान कल सुबह से ही, जब से ये हमला शुरू हुआ, कल तकरीबन दोपहर नून ज़ोहर के वक्त से ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। आज उसने और जोर पकड़ा है कि जिसके अंदर 8 से 9 मुख्तलिफ देशों में और ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में, जिसको इसराइल भी कहा जाता है, उसमें मुख्तलिफ अमेरिकन और इसराइली एसेट्स और इंटरेस्ट पर लगातार ड्रोन्स की, मिसाइल की बारिश हो रही है और काफी बड़े पैमाने पर यह डैमेज वहां पर किया जा रहा है। मिलिट्री एसेट्स, इंटेलिजेंस, CIA के सेंटर्स हैं बहरीन में वगैरह, मुख्तलिफ रेडार्स हैं वगैरह, इनके ऊपर हमला हो रहा है। तो ये भी चल रहा है। और तीसरा और आखिरी पार्ट में बस बता दूं कि जो सबसे अहम वो ये है कि ईरान के पब्लिक, जिनके दरमियान में कई साल से रहता हूं, आज भी मैं उन्हीं के दरमियान हूं, तो ईरान की पब्लिक के दरमियान गम और गुस्से के साथ एक मजबूत इरादा पाया जाता है। देखिए, ये बहुत मजबूत इरादे वाली कौम है, दुनिया ये जानती है, लेकिन इतनी मजबूती का इरादा मैं इतने सालों से इनके दरमियान हूं, मैंने इस किस्म की मजबूती उनके इरादे में कभी महसूस नहीं की कि जालिमों को, दुश्मनों को एक ऐसा मजा चखाना है कि इसके बाद वो कभी सर उठाने लायक ना हो, कभी दोबारा ये बदमाशी ना कर सके, चाहे उसके लिए कितनी कुर्बानी देना पड़े, कितनी भी शहादतें हों, ये हमें करके देना है। हमारी पहचान, अवाम ये देख रही है ईरान की, कि हमारी पहचान और ये बका की ये लड़ाई है, तो इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए गर्चे हमले हो रहे हैं ईरान के अंदर, मुझे लग रहा है कि आइंदा दिनों में जो तब्दीलियां आएंगी और जो उथल पुथल हालात और अस्थिरता और इंस्टेबिलिटी हुए, वो ईरान के अंदर कम आपको खबरों में मिलेगी, ये देखने में मिलेगी, बल्कि ईरान के बाहर आसपास दूसरे देशों में, खास तौर पर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन यानी इसराइल के अंदर देखने को मिलेगी। जी, जरा ये बताइए कि कल जब हमला हुआ, कल पहला हमला, क्या ये जो खबर है कि सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई, मौत हो गई, ये क्या पहले हमले में हो गई है कि कुछ खबर इसकी आई? ये सुनने में आ रहा है कि एक साथ 30 मिसाइलों से हमला किया गया इजराइल की तरफ से। और दूसरा सवाल यहाँ पे कि हमले की बात, दोनों देशों के बीच जंग की बात लगातार चल रही थी, उसमें इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि एक साथ इतने लोग एक ही जगह इकट्ठा थे? जो खबरें हिंदुस्तान में आ रही है बहुत छन छन के आ रही हैं जैदी साहब, इसलिए आपसे बेहतर और कौन बताएगा, आप चूंकि वहाँ हैं, ईरान में हैं, तो ज़रा ये समझना चाहता हूँ कि एक साथ एक जगह इकट्ठा इतने लोग और एक साथ 30 मिसाइलों की बात यहाँ आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये पहले हमले में ही मौत हो गई? जी देखिए, ये जो डिटेल्स हैं कि पहले हमले में किस जगह
और ये सारी डिटेल्स ये अभी पब्लिक में रिलीज नहीं हुई हैं, और मेरे पास भी, मैं भी किसी भी पब्लिक का मेंबर हूँ इस मैटर में, और मेरे पास कोई अंदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी जो भी आप मीडिया में देख रहे हैं इस सिलसिले में, ये कयास आराइयाँ हैं, ये गेस वर्क है। वक्त गुजरने के बाद डिटेल्स सामने आएंगी। फिलहाल हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये है कि जाहिर ये हो रहा है, लग ऐसा रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ लग ऐसा रहा है कि शहीद इमाम खामेनी की शहादत उनके घर में हुई, उनके घर वालों के साथ हुई है। जाहिरन ऐसा लग रहा है। शायद कोई पूछे कि ये क्या बात हुई, इतने खतरनाक हालात थे, उनको किसी बंकर में होना चाहिए, बल्कि कब से जो है वो दुनिया का मीडिया, चाहे वो भारतीय गोदी मीडिया हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय गोदी मीडिया हो, वो यही कह रहा है वो फला सुरंग में रहते हैं, फला बंकर में, मॉस्को भाग गए वगैरह वगैरह। तो उनको ये करना भी चाहिए था। ये शायद जहन में सवाल आए। तो मैं ये आपके नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो मूवमेंट है, ये जो जिस मूवमेंट के वो लीडर थे और शहादत के बाद भी उनका असर रहेगा, ये करबला का मूवमेंट है। इसमें जो हार और जीत और कामयाबी और शिकस्त का जो कसौटी और मेयार है, वो बाकी लोगों की निगाह से मुख्तलिफ है। इस मूवमेंट का लीडर जब देख रहा है कि ईरान की पब्लिक के पास बंकर्स नहीं है रहने के लिए, यहाँ पर आम पब्लिक के लिए बंकर्स मौजूद नहीं होते हैं, तो जब वो खतरे का सामना कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है कि मैं और मेरा परिवार जो है वो बंकर में रहे। तो ये एक अलग वैल्यू सिस्टम है, ये एक अलग वैल्यू सिस्टम है कि दुनिया अब उससे आहिस्ते आहिस्ते, बल्कि अब तो बहुत तेजी से आशना होगी, वाकई उसका परिचय होगा, परिचित होगी, और उससे वो असर लेगी दुनिया। ये अब ये सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा। जैदी साहब, ये भी बताइए कि अभी आप वहाँ की आवाम की बात कर रहे थे, आवाम में गुस्सा भी है, और आवाम जो तस्वीरें आ रही हैं सड़कों पे है लगातार। कल और आज में क्या फ़र्क है वहाँ की आवाम में? अभी तक खबरें ये आ रही थी कि एक टुकड़ा ये भी है, आवाम का एक पार्ट ऐसा भी है जो इनके खिलाफ भी है, सुप्रीम लीडर के खिलाफ है, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक हुजूम है। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि उनके बीच, क्योंकि अलग अलग मस्जिदों की खबरें आ रही हैं, अलग अलग स्क्वायर्स, चौराहों पे जो इकट्ठा भीड़ है उसकी विजुअल्स उसके देख रहे हैं हम लोग, उनकी प्रतिक्रियाओं का जिक्र यहाँ आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ क्या यहाँ से ईरान और तगड़ा ज़बरदस्त हमले की तैयारी में है? ज़रा ये भी बताइए। जहां तक अवाम की प्रतिक्रिया की बात है, वो आपके सामने आ रही है। अवाम वो पूरी तरह से मुकाबला चाह रही है, मुकाबला चाह रही है अवाम, इंतकाम, और जो है अवाम चाह रही है कि ये सिलसिला ख़त्म हो, कि शराफत से पेश आया जाए अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, और वो इस तरह से जुल्म करे, न सिर्फ ईरान के साथ बल्कि गजा में जो जुल्म कर रहा है, जो यमन में वो जुल्म कर रहा है, लेबनान में जुल्म कर रहा है, दुनिया में कौन सा गोशा है जहां पर वो जुल्म नहीं कर रहा है। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। शुरुआत इसी इलाके से हो कि वेस्ट एशिया में अमेरिका का असर खत्म हो, यानी उसके जितने मिलिट्री एसेट्स हैं वो खत्म होना चाहिए। और इसीलिए अवाम की बेसिक डिमांड ये है कि कमतरीन, सबसे कम जो मकसद और लक्ष्य होना चाहिए, माइलस्टोन होना चाहिए, वो ये है कि इस एरिया से अमेरिका का मिलिट्री प्रेजेंस पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। उसके आगे नेक्स्ट जो डिमांड अवाम की है वो ये है कि जो अमेरिका का यहाँ पर जो एक फौजी छावनी है, जिसको इसराइल भी कहा जाता है, लेकिन ये मगरबी साम्राज्य, पश्चिमी साम्राज्य की एक फौजी छावनी है दर हकीकत, इस फौजी छावनी का भी खात्मा होना चाहिए। वो भी डिमांड्स में शामिल है अवाम की। तो इसी समत में, और इससे बेहतर मौका इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे को नहीं मिल रहा। ये मुकाबला कुछ आज तो शुरू नहीं हुआ है, ये तो 47 साल से, जब से इस्लामी क्रांति आई है ईरान में और वहां से फिर फैली है पूरे इलाके में, वो उस किस्म की सोच, वो करबला की सोच, वो प्रतिरोध की सोच, तब से ये मुकाबला चल रहा है। प्रतिरोध मोर्चा देख रहा है, रेजिस्टेंस एक्सिस ये महसूस कर रहा है कि इस वक्त जो उसके पास मौका है, जो पब्लिक सपोर्ट के भी एतबार से और मुख्तलिफ एतबार से, ये मौका इससे पहले कभी नहीं था ये अवसर, और पता नहीं बाद में इस किस्म का अवसर आएगा कि नहीं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुकाबला लंबे अरसे तक चलेगा। इसमें ईरान, जाहिर सी बात है, वो आक्रमण करेगा, जवाबी कार्रवाई है, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई आक्रामकता के साथ होती जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है जो इंसानी उसूल हैं उन सब की रियायत करते हुए, क्योंकि 47 साल से, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो 1400 साल से इस फ्रंट ने दिखाया है कि वो इंसानी उसूलों का हमेशा पायबंद है
और उसके दुश्मन मुसलसल पायबंद नहीं है। ये जो स्कूल पर आपने भी जिक्र किया, उसमें तकरीबन 150 प्राइमरी स्कूल था ये बच्चियों का, वहां पर 150 बच्चियां जो है, छोटी छोटी बच्चियां जो है, नाबालिग बच्चियां उसमें शहीद हुई हैं। इस स्कूल पर हमला, ये स्कूल किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास नहीं था, इससे सटा हुआ एक अस्पताल था। एक बार हमला हुआ, बहुत बर्बादी हुई, एम्बुलेंसेस बचाव करने के लिए लोग जब पहुंचे, दोबारा हमला हुआ है, 2 अलग अलग मिसाइल दागे गए, एक गैप और फासले के साथ। तो ऐसे दुश्मनों का सामना हो रहा है। वही दुश्मन जो गज्जा में बच्चों के साथ आज तक जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। वही दुश्मन जो अपनी पार्टीज में बच्चों के साथ क्या करते हैं वो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से सामने आ गया। तो एक अमेरिका की, ईरान की और इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा के पास एक बड़ा अवसर है, और मैं ये भी ऐड कर दूं, एक उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इंसानियत के हित में, इंसानियत के बचाव के लिए इस एप्स्टीन गैंग को, इस साम्राज्य की कमर को तोड़े और इस अवसर से वो पूरा फायदा उठाए। जी जी जैदी साहब, मैं जानता हूं आपके पास समय कम है, एक आखिरी सवाल, और क्योंकि अमेरिका ने कहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले दिन में उन्होंने एक सोशल मीडिया जो उनका ट्रूथ सोशल है उस पर लिखा था कि ईरान ने अभी कहा है कि वो आज बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे, पहले से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन पर अभूतपूर्व शक्ति से हमला करेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। ईरान का कहना है कि जोरदार हमला करेंगे। यहां पर अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए, कैसे ईरान देखता है इनके बयान को, क्योंकि ये धमकाने वाला बयान है कि आप हमारे ऊपर हमला न करें वरना आप भुक्तभोगी बनेंगे। कैसे ईरान देखता है? जी, ईरान के लिए ये इस किस्म का बयान कोई नई चीज नहीं है, कोई नया किस्म का बयान नहीं है। ईरान और अमेरिका के बुनियादी तौर पर टक्कर इसी वजह से है कि अमेरिका और अमेरिकी साम्राज्य चाहता है कि दूसरे देशों की तरह, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे देशों की तरह ईरान भी घुटने टेके और जो अमेरिका कहता है वो करे। लेकिन क्योंकि ईरान की पब्लिक अपने कल्चर की वजह से, अपने दीन की वजह से, जिस तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं, हरगिज ये करने को ये राजी नहीं हूं। मैं खास तौर पर करबला का इशारा दूंगा, जिक्र नहीं करूंगा, आपके व्यूअर्स जानते हैं करबला क्या है। करबला की वजह से, क्योंकि ईरान में उसको एक ऐसा प्रतिरोधी मिल गया है, एक ऐसा ओपोनेंट मिल गया है जो किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल है। तो धमकियां फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, धमकियां फेस कर रहा है, नुकसान भी उठा रहा है, बल्कि मैं यूं कहूं कि कीमत अदा कर रहा है इस अजीम कामयाबियों के लिए, इस अजीम इज्जत के लिए। पहले भी ईरानी अवाम इसके लिए रेडी थी। ईरानी हाकिम, ईरानी हुक्मरान, ईरानी इस्टेब्लिशमेंट, अवाम, निजाम पूरा कनेक्टेड है। अवाम और हुकूमत एक निजाम का हिस्सा है। ये पहले भी इसके लिए तैयार थे, अब भी तैयार हैं, बल्कि इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। और इसका परिणाम और इसका नतीजा जो है वो आइंदा दिनों में सामने आएगा। मैं जो शुभ चिंतक हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं ईरान की अवाम की तरफ से, बल्कि पूरी उम्मत की तरफ से, बल्कि पूरे दुनिया में जहां जहां शरीफ लोग पाए जाते हैं उनको लगता है कि उनका नुकसान हुआ है। मैं उन शुभ चिंतकों का मैं आभारी हूं और उनसे गुजारिश करूंगा वो दुआएं अपनी करती रहे, लेकिन वो इतनी चिंता ना करें। यहाँ पर चिंता से ज्यादा इस वक्त जो है उम्मीद की एक घड़ी आई है, एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है मगरबी पश्चिमी एशिया में, बल्कि उसके बाद पूरी दुनिया में। तो चिंता है, सही है, लेकिन सिर्फ चिंता ना करें और इतनी चिंता ना करें, बल्कि साथ में अपने आप को तैयार करें। दुनिया तब्दील होने जा रही है और ये तब्दीली इंसानियत के हित में होगी इंशाअल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। आगे के अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे और आपका कुछ इम्पोर्टेंट समय हमको चाहिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं और ज़ैगा मुर्तज़ा साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। तमाम गतिविधियों पर आपकी भी नज़रें टिकी हुई हैं। ज़रा मुर्तज़ा साहब, आपसे समझना चाहता हूँ कि ये आग जो है ईरान से पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ आपने देखा, उस पर आएंगे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन ईरान का जो, और इजराइल और अमेरिका, ये क्या यहीं 3 देशों तक इसको हम
समेट कर देखें, या ये आग, इस जंग की आग को हम बढ़ते हुए देखते हैं? इसको कैसे आप देखते हैं, चूंकि ईरान को बहुत नज़दीक से आप जानते हैं, वहाँ की तमाम गतिविधियों पर आपकी पैनी निगाह रहती है, इसलिए भी। शुक्रिया राजीव जी मुझे मौका देने के लिए। हाल जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान तक फैल गया, या इजराइल या अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो दो तीन चीजें अगर हम हिस्टोरिकल और इंपीरियलिज्म की अगर हम बैकग्राउंड चेक अगर हम करेंगे, तो एशिया में जो अमेरिकन डोमिनेंस है उसके 3 सेंटर हैं, या 3 कॉलोनीज हैं। जो प्राइमरी है वो इजराइल है, सेकंड हमारे पड़ोस में है, और तीसरा ताइवान। आप साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया हम अगर देखेंगे तो तीनों जगह अमेरिका ने एक अपना पूल बना रखा है। ये उन्होंने अड़ोस पड़ोस में कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करके एक विलेन क्रिएट करके। मुर्तजा साहब, आपकी आवाज़ काफ़ी डाउन है, वीडियो काफ़ी डाउन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार रिकनेक्ट कीजिए, रिकनेक्ट कर लीजिए। मैं इधर अपने टीम से भी कहता हूं थोड़ा आपसे संपर्क करें। और जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास अपडेट्स के लिए आना चाहता हूं। तमाम हमारे साथी बने हुए हैं। जयराम मुर्तजा चूंकि ईरान के मामलों को बहुत नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं, उनके पास भी आऊँगा दोबारा। अमलेंदु जी, अपडेट्स आपसे। और अलग अलग देशों, और ब्रिटेन ने कहा है कि साइप्रस पर ईरान ने हमला किया है। ईरान का कहना है कि हम उन तमाम देशों के अमेरिकी अड्डे पर हमला कर रहे हैं जहां से अमेरिका हम पर हमला कर रहा है, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे वो यूएई हो, हर जगह। कैसे देखा जाए और क्या अपडेट्स है? तो जो वहां के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने तमाम देशों के विदेश मंत्रियों को फोन करके स्पष्ट कहा है कि हमारे जो भी हमले हैं वो यूएस बेस हैं, उनके ऊपर है जहां से हम पे हमले हो सकते हैं। पहली चीज ये स्पष्ट है। हालांकि भारत को फोन कोई नहीं आया है जहां तक अभी तक सूचनाएं हैं। आएगा तो वो भी हम बताएंगे, उसकी हमें कोई सूचना मिलती है कि भारत को भी फोन किया गया है कि नहीं कहा गया है। लेकिन सूचना ये है कि पाकिस्तान को भी फोन हुआ है, अफगानिस्तान को भी हुआ है, और तमाम जो लगे हुए कंट्रीज हैं सबको जो है उन्होंने अब्बास अरागची ने फोन किया है कि भाई हमारा मकसद जो है वो साफ साफ जो अमेरिकी बेस हैं उन पर हमला करना है, चूंकि ये हम पर हमला कर रहे हैं। तो ये एक तो स्पष्ट हो गया है कि जो भी जंग को समझा जाए या पलटवार समझा जाए या ये समझा जाए कि जवाब दिया जा रहा है, तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें लक्ष्य ईरान ने अपना स्पष्ट कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेशकिन, उनके कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी की है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेंगे। और डॉक्टर मसूद पेजेशकिन ने ये कसम खाई है, ये भी राजीव जी अभी खबरें आ रही हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, मतलब इसका इंतकाम लिया जाएगा जो सुप्रीम लीडर की हत्या की गई है अमेरिका और इजराइल द्वारा। दूसरा, जो आपने भी अपनी शुरुआत में बताया था कि मालूम नहीं पड़ रहे हैं कि कहाँ है नेतन्याहू के बारे में कई खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि उनका जो प्रधानमंत्री निवास है वो तबाह हो गया है। ये सब चर्चाएं हैं, अभी कुछ पता नहीं, लेकिन नेतन्याहू मिल नहीं रहे हैं। ये बात सही है कि नेतन्याहू देखे नहीं जा रहे हैं कहाँ हैं, कि बंकर में छिपे हैं, कि बर्लिन चले गए हैं, कि कहाँ चले गए, इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है। और आज सुबह जब हम लोगों ने ब्रेकिंग किया था उस समय भी ईरान ने साफ कर दिया था कि उसकी छठी लहर जो है वो होगी और वो सब जगह ताबड़तोड़ हमले करेगा। तो जो अमेरिका के बेस हैं उन पर हमले अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो ये राजीव जी अभी तक की कुछ अहम अपडेट्स हैं। बाकी अब देखते हैं कि आगे और क्या इसका परिणाम होता है। कल लंदन में जो था काफी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, आज भी वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, और यहाँ भी प्रदर्शन आपने देखे, पाकिस्तान का उसका आपने जिक्र किया। तो कई देशों में प्रदर्शन इस तरीके से ईरान के समर्थन, मतलब आयतुल्लाह खामेनी के समर्थन में प्रदर्शन सब जगह हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि कोई एक फिरका या कोई एक समुदाय जो है वो इन प्रदर्शनों में शामिल नहीं है। तमाम वो लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, जो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ हैं, वो सब इसमें भाग ले रहे हैं। कमला हैरिस जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं यूएसए की, और चुनाव भी लड़ी थी राष्ट्रपति पद का ट्रंप के खिलाफ ही, उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने एक हमको ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसमें यूएस की हानि ही हानि होगी, और ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। कांग्रेस का सत्र बुलाया जाए और वहां इस पर बात होनी चाहिए। तो यानी ट्रंप के खिलाफ भी उनके देश में ही ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। तो ये अभी तक के कुछ राजीव जी हालात है।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, और कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? खामनेई की मौत के बाद ईरान से क्या कुछ आ रहा है? बड़ी खबर तो बहुत सारी बड़ी खबरें आ ही रही हैं, लेकिन क्या इस जंग को और आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं, या यहीं पर इस जंग की समापन की घोषणा थोड़े दिनों में हो जाएगी, ये हम माने? कैसे देखते हैं प्रेम कुमार जी? जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, हर युद्ध का एक मोटो होता है, क्यों युद्ध लड़ा जा रहा है, ये एक मकसद होता है। और यहाँ युद्ध में जो घोषित मकसद है वो मकसद है कि खामनेई को खत्म करना, जो पूरा हो गया। वहाँ रिजीम परिवर्तन करना एक्चुअली घोषित मकसद था, लेकिन रिजीम परिवर्तन करने में अमेरिका और इजराइल और उसके साथियों को अब दिखता नहीं है, आसार नहीं है कि वो कोई भूमिका निभा पाएगा, क्योंकि जिस स्थिति से दुनिया गुजर रही है उसमें ईरान ने एक स्टैंड लिया है और लड़ने का स्टैंड लिया है, और ये लड़ाई जल्द खत्म होने के आसार हमें नहीं दिखते। जबकि अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम रिजीम बदल देंगे और ये मकसद हासिल कर लेंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा एविल राक्षस मारा गया, इस तरह से प्रतिक्रिया रही। ये युद्ध दरअसल अपने राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने और इसके अलावा दुनिया में तेल पर अपनी बादशाहत को बनाए रखने के लिए है। एक तो वेनेजुएला के बाद में ईरान में अगर उनकी बादशाहत हो जाती है तो जो चाइना तेजी से अर्थव्यवस्था में अमेरिका को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहा है, उसके समांतर अमेरिका अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है। ये उनका लक्ष्य रहा, लेकिन ये आसान नहीं है। उल्टे लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में उलझ गए हैं। देखिए, अमेरिका के कम से कम 19 ये जो एयरबेस या सैन्य अड्डे हैं पूरे ईरान के आसपास, 19 हैं, और उन सब को ईरान अपनी जद में ले चुका है, अटैक्स कर रहा है। इजराइल तक को पर बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है। खामनेई की हत्या के बाद भी ये चीजें जारी हैं। तो ये एक तरफ इतना कड़ा प्रतिरोध मिलेगा, और खामनेई की हत्या के बाद ये प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी डोनाल्ड ट्रंप को। उन्हें तो लग रहा था कि जो प्रचारित किया गया था कि ईरान की जनता शासक के विरुद्ध है, जनता जश्न मनाने वाली है, या कुछ फुटेज भी दिखाए जाने लगे कि जश्न मना रही है। पता नहीं वो फुटेज कितने सही थे, लेकिन ये स्थिति दिखी नहीं। स्थिति तो ये दिख रही कि ईरान की जनता इसको करबला से जोड़ रही है, इमाम हुसैन की शहादत से जोड़ रही है, और उसको जोड़ने का मतलब है कि असत्य के खिलाफ एक ईमान की लड़ाई और उसमें जीत हासिल करना, शहादत। तो जब शहादत से जोड़ा जा रहा है, और पूरी बात यह कि आप किसी भी शिया मुसलमान से बात कर लीजिए हिंदुस्तान में भी, तो उनका भी जो नजरिया है वो यही है कि ये करबला वाली शहादत है, और पूरे वजूद का सवाल है। अगर हम नहीं लड़े एकजुट होकर के तो शियाओं का वजूद भी खत्म हो जा सकता है। आत्मसम्मान की लड़ाई है, और एक देश के रूप में ही नहीं, हमें धर्म के भी रूप में एकजुट होकर के उनकी मुखालिफत करनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। अब पाकिस्तान में जो घटना घटी, और पाकिस्तान के अमेरिका के दूतावास के सामने भाई 8 लोग तो तुरंत गोली मार दिए, बल्कि 12 संख्या है, मार दिया गया। और अमेरिका के दूतावास के अंदर से गोली चल रही है। आप समझिए, प्रदर्शन बाहर से हो रहा है और अंदर से गोली चल रही है, यानी ये भी एक तरह का सीधे एक तरह की लड़ाई है। तो ये हालात बहुत गंभीर हैं। दूसरी तरफ हमारे देश की भूमिका क्या है, हमारा देश क्या करे, तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम अब तक शोक भी प्रकट नहीं कर पाए हैं। आधिकारिक रूप से नरेंद्र मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया या भारतीय विदेश विभाग की भी कोई प्रतिक्रिया शोक प्रकट करने वाली नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध अपराधी घोषित करके हत्या की गई हो या मारा गया हो और कोई इसमें
पक्ष और विपक्ष की स्थिति जैसे इराक में हुआ था, सद्दाम हुसैन को युद्ध अपराधी घोषित करके फांसी दी गई थी, तो ऐसी भी कोई घटना नहीं है। ये सीधे सीधे एक देश के सर्वोच्च नेता की हत्या का मामला है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये युद्ध जो हुआ, एक बैठक खत्म हुई और युद्ध शुरू हुआ। उस बैठक में जैसा कि रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ही, अमेरिका ही उठ करके बैठक से चला गया, ईरान तो बैठक में था बना हुआ। यानी ये इस बैठक से बाहर हटने की तोहमत ईरान पर लगाई नहीं जा सकती थी। इसका मतलब ये भी हुआ कि युद्ध तय था और बैठक दिखावा थी। और ये इस बात से भी तस्दीक होती है कि इजराइल में ये ऑफिशियली बयान दिया गया कि नरेंद्र मोदी जी के वहां पहुंचने से, मैंने तारीख के हिसाब से देखे तो 1 हफ्ता पहले ही ये तय हो गया था कि युद्ध होना है। तो मोदी जी इजराइल में थे और युद्ध तय था, और मोदी जी और हम लोगों को पता नहीं था कि वहां युद्ध होने वाला है। यानी हमारे चेहरे का, भारत का भी इस्तेमाल एक तरह से हुआ है इस युद्ध में ईरान के खिलाफ, और हमारी चुप्पी उसकी तस्दीक कर रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और मुर्तज़ा साहब, जयगाम मुर्तज़ा साहब, आपका अब वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि इसको कैसे आप देखते हैं, क्या लगता है आपको कि ये आग और फैलेगी? हालांकि अभी खबर आ रही है कि इनका अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर ज़बरदस्त हमला किया है ईरान ने। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है ईरान ने, और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है राष्ट्र के नाम संबोधन में कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर जारी रहेंगे हमले। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत क्लियर है। मैं भी तब भी मैं ये बात कह रहा था कि एक आदमी के जाने से ईरान में सिस्टम पे असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मल्टी लेयर सिस्टम है, बहुत सारे लेयर दर लेयर है। वहाँ IRG सिस्टम है, आर्मी का अलग डिसीजन मेकिंग एक सेटअप है, एक पूरा पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट्री सेटअप बिल्कुल अलग चलता है, प्रेसिडेंट का ऑफिस एक अलग कमांड रहता है, तो सुप्रीम लीडर का ऑफिस अलग चीज है, लेकिन सब में ऑपरेशन बहुत जबरदस्त है। मल्टी लेयर है। एक आदमी के जाने के बाद उसका सक्सेशन प्लान उनके पास है। आदमी जाएगा, उसकी जगह कौन लेगा, कमांडर जाएगा, उसकी जगह कौन लेगा। और जैसे भी दो हमारे गेस्ट ने कहा कि जो डॉक्ट्रिन है, तो उसमें सीधा है कि शहादत, या मतलब एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मौत से ज्यादा जो मोहब्बत है, वो मतलब लोगों को जितना जिंदगी से मोहब्बत, उन्हें लगाव है कि भाई हम एक टाइम पे आके, या एक आ जाती है, खासतौर पर जो आर्मी बहुत जबरदस्त होता है। खामने साहब के साथ बहुत मुर्तज़ा साहब, आपका नेटवर्क काफ़ी डाउन है, आवाज़ बिल्कुल नहीं, जी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, बीच बीच पे काफ़ी अटक रही है आपके शब्द। जी जी, प्लीज़ अपनी बात आगे बढ़ाइए, देखते हैं अभी। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, तो पहले भी ऐसा हुआ है कि भाई मतलब खामनेई साहब का जो बैकग्राउंड था, वो मतलब ईरान इराक वॉर में उनकी जो भूमिका रही, उससे पहले 79 के रेवोल्यूशन में जेल में रहे, स्ट्रगल किया। तो ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से एकदम उठा के लाके उन्हें सुप्रीम लीडर बना दिया गया था, मतलब पूरा स्ट्रगल करके पूरी हिस्ट्री है उनकी के वहां से वहां तक आए। इस तरह के और भी लोग हैं, और बाकायदा सक्सेशन प्लान था। अब लोगों को ये लग रहा है कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, या ये जो इजराइल या अमेरिका की पॉलिसी हमेशा रही है कि उन्होंने टॉप लीडरशिप को जो है इवोपरेट किया, उन्हें लगा कि नीचे हमने सब कुछ पूरा सेटअप कर लिया। वो ईरान में उनके साथ होने वाला नहीं है। तो खामनेई साहब के साथ जाने के बाद, या वो वेनेजुएला वाला आप सिचुएशन भूल जाइए। ये लड़ाई लंबी इसलिए जाने का एक रीजन है कि एक तो ईरान के साथ दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। हमास का लोग बड़ा जिक्र करते हैं, मैं इस कंटेक्स्ट में बताता चलूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमास ने अगर हमला न किया होता तो बात यहाँ तक ना आई होती, हमास ने शुरू नहीं किया होता तो ये यहाँ तक ना आया होता। उनके साथ भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना दिए गए कि आपने एक जेल बना दिया, उनका खाना दाना पानी सब बंद कर दिया, कैद करके डाल दिया। तो हम अपने जिस मुल्क से हम आते हैं, अगर मैं उसका अगर कंटेम्प्रेरी या कोई एक पैरेलल अगर ड्रॉ करूं, तो हमने जौहर और उसका बड़ा हम लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे एक जौहर प्रथा थी, जब घेर लिया गया तो कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो बोले बाहर चल के लड़ लेते हैं। और इस चीज सेलिब्रेट करने वाले लोग जब वहां सवाल उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब ऑप्शन नहीं बच सकती है, जब आपके पास
तो फिर लड़ाई करने के अलावा सब दिक्कत क्या है, 40 साल से आपने सैंक्शन वहां लगा रखे हैं और लोग कहते हैं कि परेशानी और जी आप अगर ईरान गए तो फ्री कम्युनिटी आपको किसी डेवलप नेशन आवाज बेहतर काफी मिलेंगी। जी, आवाज काफी मैं बीच बीच में चली जा रही है आपकी। जी सॉरी, तो गुर्बत ऐसी नहीं है कि जिसे हम मतलब अपने यहाँ से कंपेयर एशिया की वाला गुर्बत वाला मामला वहाँ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करके जो उन्होंने क्राइटेरिया जी आवाज उसके पार जाने जी आवाज़ आपकी बहुत कट रही है मुर्तज़ा साहब, बहुत आवाज़ कट रही है, माफ़ी चाहूँगा। जी वीडियो काफ़ी डाउन है। कोई बात नहीं। जयशंकर गुप्ता जी आपके पास, मुर्तज़ा जी एक बार और ट्राई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए कोई बात नहीं, जयशंकर जी आपके पास आता हूँ। ये पूरा मामला अगर इसको बहुत गंभीरता से देखें, इसमें रूस का बयान भी आया है, व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है, इधर चीन का बयान भी आया है, और चीन और रूस दोनों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ है, कानून है, उसका उल्लंघन है। और इन सब के बीच आप देख लीजिए जो तस्वीरें आ रही हैं, एक ग्राफिकली दिखाना चाहता हूं कि ईरान ने किन किन देशों के अमेरिकी अड्डे पर हमला किया है। ये देख लीजिए ग्राफिकली, इसको समझिए ज़रा। ईरान का नक्शा आप ऊपर देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ देखिए सीरिया में, सीरिया के ऊपर, उसके बाद इजराइल तो है ही, इजराइल तेल अवीव और अन्य शहरों पे, जॉर्डन है अमेरिकी बेस पर, इराक में बगदाद पर, कुवैत में कुवैत सिटी पर, बहरीन मवाना पे, और उसके बाद सऊदी अरब रियाद पे, कतर में दोहा, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, अबू धाबी और दुबई, इन तमाम जगहों पे ईरान ने सीधा हमला किया है। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है ईरान के कब्जे में, हॉर्मुज स्ट्रेट पे भी और वहाँ पर, और सबसे बड़ी चीज़ कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन, उस पर भी अभी से थोड़ी देर पहले ईरान ने हमला बोला है। ईरान यहाँ बिल्कुल जैसे अभी कह रहे थे मुर्तज़ा साहब कि ईरान का एक मल्टी लेयर्ड उसकी सरकार है और वो एक नहीं है तो दूसरा काम करने के लिए तैयार है। और ये भी बताया जाता था जयशंकर जी कि खमनेई साहब ने ऑलरेडी अपनी अगली लाइन तैयार कर रखी थी कि ये नहीं तो आगे अगर हमले में मारे गए, शहीद हो गए, तो फिर अगली पंक्ति हमारी तैयार है। उस समय ये इंतज़ार नहीं करना होगा कि किसके हाथ में कमान होगी, और इसीलिए आज इन लोगों ने अपने कमांडर को चुन लिया है। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, आपसे भी वही सवाल कि इस पूरे जंग के माहौल को, इस जंग की आग को आप क्या बढ़ते हुए देखते हैं, एक्सलरेट होते हुए देखते हैं, या ये यहीं पर ईरान तक सीमित रहते हुए आप देखते हैं? ईरान को मैं यहाँ जोड़ दूं कि ईरान को आप बहुत नज़दीक से जानते हैं, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को। ईरान आप कई बार जा चुके हैं, उस लिहाज से भी वहाँ की पूरी परिस्थितियों से आप वाकिफ़ हैं, वहाँ के भूगोल से तो बहुत अच्छी तरह, और सामाजिक संरचना से बहुत अच्छी तरह आप वाकिफ़ हैं। जी राजीव जी, ईरान को हमने देखा है, हमने तो बस से यात्राएं की थी वहाँ पे, ईरान के बहुत सारे शहरों में और सारे इलाकों में गए थे हम लोग। वहीं से फिर टर्की और लेबनान भी गए थे, ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम के बैनर तले गए थे। देखिए, ये युद्ध इसको कहें या ना कहें, मतलब ये सीधा सीधा मानवता के ऊपर हमला है। ये अमेरिका की जो दादागिरी बनाना चाहता है अमेरिका पूरी दुनिया पे, दुनिया को यूनिपोलर जो बनाने की उसकी ख्वाहिश है, उसी मंसूबे का ये है। मतलब आज सबसे बड़ी बात क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई भूमिका नहीं नजर आ रही है, यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद की कोई भूमिका नहीं नजर आ रही है। दुनिया के अन्य जो महत्वपूर्ण देश जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, अमेरिका को घुटनों पे ला सकते थे, वो सिर्फ निंदा अभियान तक सीमित रह गए हैं। चाइना हो, चाहे रूस हो, या और भी कोई देश हो, इसमें दखल करने की जरूरत थी, लेकिन अब ये लोग पड़े हुए हैं। और सबसे मतलब विडंबना ये है राजीव जी कि जो आदमी युद्ध विराम का श्रेय लेने के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार हाई नोबेल कर रहा है, वो आदमी दुनिया के तमाम हिस्सों में लगातार युद्ध फैला रहा है। युद्धोन्मादी उसको कहा जाए तो भी कोई ये नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय
हत्यारा या अपराधी कहा जाए, चाहे वो बेजन नेतन्याहू हो या फिर हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हों। तो ये अब हमारी देश की भूमिका भी इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा ना कि गुट निरपेक्षता तो हमने उसी दिन छोड़ दी थी जब हम सीधे सीधे इजराइल के घर जाने लगे थे, आने लगे थे, वहां से लोगों को मंगाना शुरू। अब तो हमारा बाप हो गया ना। वो गांधी को राष्ट्रपिता मानने में तकलीफ हो रही थी उन लोगों को, जिन लोगों को, अब उन लोगों ने कह दिया वो तो हमारा फादरलैंड है इजराइल। तो वहां जाने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमास के हमलों की आलोचना की, ठीक है, हमले कभी भी उसका सराहना या प्रशंसा नहीं की जा सकती है, जिस ढंग के बर्बर हमले हुए थे, लेकिन जवाब में जो इजराइल के हमले हुए थे, जिस तरह से मानवता, मतलब वहां तो भयानक ये हुआ था ना, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द बोले नहीं, वहां उसी मंच पे एक शब्द भी नहीं बोले। तो इससे जो है अमेरिका का मन बढ़ता गया है, इजराइल का मन बढ़ता गया है, और उसको मालूम है कि दुनिया के तमाम देश जो तटस्थ होने का नाटक भी करते हैं, वो आज नहीं तो कल हमारे साथ खड़े होंगे। अब ईरान पे आपने युद्ध थोपा है, ईरान पे आपने हमला किया, ईरान से आपने युद्ध किया, तो मजबूरी में ईरान को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमारे मित्र बता रहे थे वहां से लोग कि 40 सालों से वो झेल रहा है। हम जब गए थे ईरान में थे उस समय भी, मतलब, लेकिन वहां के लोगों का गजब का जज्बा है साहब। सारी दुश्वारियों के बावजूद लड़ने के लिए एकदम तैयार, कभी कोई बात हो तो नहीं, हम अमेरिका को जवाब देंगे। मतलब यहाँ इतनी घृणा थी जब वो, हमको याद है। अब दिक्कत क्या है कि पूरा हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप खत्म हो रहा है। उस समय जब 79 में इस्लामी क्रांति हुई थी, उसके साल भर पहले ही शाह ऑफ ईरान रजा पहलवी साहब आए थे हिंदुस्तान। नई दिल्ली में उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, और उस प्रदर्शन में आप कह सकते हैं वो सरकार जनता पार्टी की थी, लेकिन जनता पार्टी के युवा संगठनों के लोग भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। बल्कि जो मिनिस्टर इन वेटिंग थे, उनके स्टाफ का भी एक आदमी था, क्रांतिकारी साथी था, वो भी उस प्रदर्शन में शामिल हो गया था। तो हालत ये थी लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी कहीं कोई सड़क पे कोई प्रदर्शन, न धरना, न कहीं विरोध प्रतिरोध, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में जरूर कुछ दिखाई दे रहा, पाकिस्तान के लोगों ने किया है, लेकिन जिस तरह से एक चुने हुए सरकार है ईरान में, जिस तरह से काम हो रहा है, उसको आप पूरी की पूरी कोशिश है ट्रंप की कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिल करके शाह रजा पहलवी के बेटे जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो इतने बड़े तानाशाह थे, मैं तो उनके समर पैलेस में गया था राजीव जी, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस आदमी ने कैसे ईरान को लूटा होगा और कैसे बनाया होगा, अपना एम्पायर खड़ा किया होगा। जब यहाँ लोग गिरफ्तार हुए थे वो 78 में, तो हमको याद है कि बहुत लोगों ने कहा था कि साहब आप हमको गोली यहीं मार दीजिए, ईरान मत भेजिएगा, क्योंकि ईरान में सावाक जो उसकी एजेंसी थी शाह रजा पहलवी की, वो अलाव जैसे जलाते थे ना, पूरा अलाव जलता था, तो ऊपर दोनों हाथ पर बांध करके उस पर टांग देते हैं, जैसे भूनते हैं ना, उस तरह से लोग भून करके मारते थे। तो इतनी भयानक यंत्रणा होती थी। तो वो दौर देखा है, लेकिन अब वही है, आज चाहता वही अमेरिका चाहता है, चूंकि उसको बनाना है यूनिपोलर सोसाइटी वर्ल्ड बनाना है, जो ईंधन है, तेल है, उस पर कब्जा करना है। आप देखिए कि इराक पे हमला किया, इराक पर बनाया, वहां के तेल पे कब्जा कर लिया, इराक पे कब्जा कर लिया, सीरिया पर बदल दिया, सीरिया में कर लिया, वेनेजुएला भी बदल ही लिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाले लोग जो थे, उसमें से भी तमाम देश, चाहे ओमान हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ये सारे देश आज उसके सैन्य अड्डों के अड्डे बने हुए हैं। जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है वहां से ही कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, वो एक एक को लड़ा करके और उसमें से सबके ऊपर अपना कब्जा वर्चस्व कायम करना चाहता है। एक तो एक ही पॉलिटिकली भी उसका पूरा दुनिया भर में एक राज हो, और दूसरा उसके जब अगर तेल, मालूम है कि अगर तेल पे कब्जा हो गया तो फिर हमारी वर्चस्व कायम हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से, एक तरफ तो ये है कि अपना पिट्ठू जो है शाह रजा पहलवी को वहां बैठाना है, सत्ता में बैठाना है, और दूसरी तरफ
जो तेल है, तेल का कारोबार है, उस पर अपना वर्चस्व कायम करना, उस पर कब्जा कायम करना है। लेकिन आप सोचिए कि इसमें हम कहाँ हैं। मतलब हम आज हालत ये हो गई है कि जो होर्मुज वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया ईरान ने, तो अब तो हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भारी संकट खड़ा होगा। जो तेल आता था अधिकतर हमारे यहाँ नहीं बल्कि और एशिया के बहुत सारे देशों में तबाही मचने वाली है। अब कल से ही जो चर्चा होने लगी है कि फिर से सोने का भाव 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम होने वाला है, तेल 10-20 रुपए फिर बढ़ने वाला है। ये सारे अब ऐसे समय में कायदे से तो ये चाहिए था कि अमेरिका का विरोध करना चाहिए था हमारे देश को भी और बाकी लोगों को कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। दादागिरी नहीं है आपकी दुनिया भर में कि कहीं पर भी आपको जो पसंद नहीं है चेहरा, अब खमनेई पसंद नहीं है, शाहरजा पहलवी का बेटा पसंद है तो हम उसको बैठा देंगे। अरे भाई क्या मतलब है। वहां के लोगों का मामला ठीक है, ईरान में हो सकता है कि कुछ लोगों की नाराजगी होगी, कुछ लोग विरोध भी कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब तो वहां के लोगों को तय करने दो ना। ईरान के लोग तय करें अपना मुस्तकबिल, लेकिन उसमें अगर अमेरिका और इजराइल तय करने लग जाएंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और ईरान के लोगों का जज्बा हमने देखा है राजीव जी, वो जवाब देना जानते हैं। अब जवाब देंगे, ठीक है, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की ताकत लगी हुई है, इजराइल आपके साथ खड़ा हुआ है, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज भी अगल बगल में हैं वो भी आपके एक तरह से साथी हैं, वहां के सत्तारूढ़ तो साथी है, अवाम ना साथ हो अलग बात है, तो कर सकते हैं। लेकिन ईरान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि जंग अभी चलेगी। जी राजीव जी, ये जंग चलेगी अभी बिल्कुल। हॉर्मुज का एरिया आप अभी देख रहे थे, मैप के जरिए हम दिखाना चाह रहे थे, बाद में और दिखाएंगे। और ये अलग अलग तस्वीरें आ रही है। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा कमेंट प्रफुल्ल कोलखियान जी आपसे लेना चाहता हूँ, फिर प्रशांत जी आपसे भी। और इस बीच खबरें बहुत तेजी से बढ़ती हुई, रात को लगता है कि और तेज गति से खबरें आएंगी ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान एक बार फिर हमलावर हो गया है, काफ़ी तेज़ी से हमला कर रहा है। और इस वक्त अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है अमेरिका का, उसको मार गिराया, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। कई अमेरिका के, मैं अभी देख रहा हूं कुछ तस्वीरें, अमेरिका के कुछ फाइटर विमान को भी उस पर भी हमला बोला है ईरान ने। ईरान बहुत अलग ढंग से अब वार कर रहा है। प्रफुल्ल जी आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जारी है और जंग को जारी रहना है, क्योंकि अभी दुनिया की स्थिति काफी अस्थिर है और अनिश्चयता के दौर में है। क्योंकि कुछ चीजों की तरफ हमें ध्यान देना होगा कि रूस और यूक्रेन का क्या होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कितनी दूर तक इंगेज रहते हैं, और ईरान और इजराइल में जो किस प्रकार से उनकी गति का फैसला है, ग्रीनलैंड के प्रति क्या रवैया ये अख्तियार करते हैं 15-20 दिन, महीना दिन जो भी हो, और यूरोपीय संघ का क्या रवैया होता है, क्योंकि अमेरिका के भीतर से भी इनका विरोध हो रहा है। युद्ध तो जारी रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन भारत सरकार की जो चुप्पी है वह निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। मैं इसे सिर्फ साधारण चुप्पी आपराधिक कहूँ या न कहूँ, लेकिन खतरनाक जरूर है, क्योंकि भारत को एक बिल्कुल ही अस्वाभाविक स्थिति में डालने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि खामनेई की हत्या हो गई, वो शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि, लेकिन ये रिजिम चेंज नहीं कर पाएंगे फिलहाल, क्योंकि उनकी अभी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उनका प्रभाव बना रहेगा। इसीलिए हत्या करके निकल जाना और बात है, और रिजिम चेंज का इनका कंसेप्ट पूरा नहीं होगा। दूसरा, ये जो टारगेट ले लिया है ईरान ने कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है उसको उखाड़ फेंकने का, वह अब लक्ष्य बन गया है इस युद्ध का, और इसके लिए वो संगठित होंगे। ये अलग बात है कि ईरान के पड़ोसी देश मजबूत ईरान को अपने आसपास नहीं देखना चाहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। फिलहाल तो हमें इंतजार करना होगा। उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों का मुझे भी इंतजार है जो आपके पास है और जो भी आना है, इसलिए ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी जरा आपसे भी समझो, यहाँ बहुत तेजी से परिवर्तन हम देख रहे हैं। नेतन्याहू साहब गायब हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है नेतन्याहू का, कहाँ है पता नहीं। एक तरफ खामनेई दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में कहा कि वो शहीद हो गए, और नेतन्याहू साहब तो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। और इन सब के बीच क्या, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्या इस युद्ध को आगे बढ़ते हुए दूसरे देशों की तरफ, दूसरे देशों की सहभागिता इस युद्ध में अब दिखाई देती है क्या? जी देखिए, 2-3 सवाल उभरते हैं।
खamenei साहब का सक्सेसर अनाउंस हो गया वहां पे फौरी तौर पे, और इसका मतलब है कि ईरान का जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी है, और ये एक अच्छा संकेत ईरान की तरफ से आया है। अब इसके 2-3 आयाम हम लोग तय करते हैं। पहली चीज तो कि ये रजा पहलवी या सत्ता परिवर्तन कैसे हो पाएगा, इस पे मैं अपनी बात रखूंगा, या कैसे नहीं हो पाएगा, जो जयशंकर जी कह रहे थे। अब लेकिन इसका कॉस्ट ऑफ वॉर, इसकी कीमत कौन कौन चुका रहा है? कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक डिसरप्शन हुआ है और तमाम एयरलाइंस के घाटे बढ़ेंगे, भारतीय एयरलाइंस के तो खास तौर पे। तेल का दाम अभी $74-75 हो चुका है, तेल के दाम लगातार बढ़ेंगे, रुपया 91 रुपए हो गया है, तो 91 रुपये का $1 हो गया है। तो ये सब कॉस्ट ऑफ वॉर तो आएगा। दूसरा कि क्या रजा पहलवी को लॉन्च कर देना, वहां पे स्थापित कर देना इतना आसान है? क्या ईरान वेनेजुएला है? तो कैसे होगा? तो थोड़ा इस पे हम लोग विचार करते हैं राजीव जी। ईरान की ग्राउंड फोर्स कितनी है? देखिए, रजा पहलवी को स्थापित करने के लिए अमेरिका को ग्राउंड फोर्स उतारनी पड़ेगी, ये पैराशूट से नहीं उतर जाएंगे। तो ग्राउंड फोर्स की जब बैटल अभी आएगी नेक्स्ट फेज में, वो क्या होगी, उसका सिनेरियो क्या होगा? ईरान के पास अपनी जो सेना है वो लगभग 6.5 लाख सैनिकों की है, 3.5 लाख जो है उनके रिजर्व फोर्सेस है, लगभग 10 लाख की सेना है उनकी। अमेरिका के सैनिक इस वक्त खाड़ी इलाके में 40 से 50 हजार। तो एक तो ये तुलना आप कीजिए। दूसरी चीज की जो पड़ोसी देश हैं, जो कि गल्फ कंट्रीज हैं, क्या उनकी ग्राउंड फोर्सेस अमेरिकन फोर्सेस का साथ देंगी? बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है कि वहाँ के समाज में, जो बात जयशंकर जी भी कह रहे थे, वहाँ के समाज का सोशल अप्रूवल नहीं मिलेगा, वहाँ पे बगावतें हो जाएंगी। और जैसे मैं कल भी कह रहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अरब वर्ल्ड, अगर इसमें बहुत केयरफुल नहीं चला और इसने खुलकर इजराइल का साथ दिया, तो हम बहुत जल्दी देखेंगे कि अरब स्प्रिंग का दूसरा संस्करण यहाँ आएगा, और इस बार इजिप्ट की तरफ नहीं आएगा, इस तरफ गल्फ की तरफ आएगा। तीसरा, हमारे ऊपर क्या 35 यूएई की 35% पॉपुलेशन भारतीयों की है राजीव जी, लगभग 90 लाख लोग हैं हमारे वहां पे, जो अलग अलग कारोबार में हैं। उनका क्या होगा? कतर में तो कतर की जनसंख्या वहां के लोगों से ज्यादा भारतीय हैं, इंडियंस की ज्यादा है जी। कतर के लोगों से ज्यादा इंडियंस है वहां पे जी। 35% तो यूएई में है। पूरे अरब वर्ल्ड में 90 लाख हैं, और सबसे बड़ा जो डॉलर रेमिटेंस हमको मिलता है वहीं से मिलता है। उसमें केरल के लोग ज्यादा हैं, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के काफी लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के भी काफी लोग हैं। ज्यादा मेजॉरिटी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लोगों की है, लेकिन यहाँ के भी लोग हैं। तो ये हमको कॉस्ट ऑफ वॉर तो ये होगा। अब दूसरी की रजा पहलवी को इंस्टॉल करने के लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस के साथ आना पड़ेगा। ग्राउंड फोर्सेस कहाँ कैसे आएंगी, कितनी कैजुअलिटीज होगी? और इसी वादे पर कि कॉफिन नहीं आएंगे अमेरिका में, इसी वादे पर तो ट्रंप जीत कर आए हैं। ये मैगा का सिद्धांत क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या है, कि हम दूसरों की लड़ाई नहीं लेंगे। तो अगर वहां पे अमेरिका में 4 कॉफिन भी जाएंगे तो अमेरिका की राजनीति बदलेगी। इस बार यूरोप या नेटो उस तरीके से साथ नहीं होगा, बयानबाजी बिल्कुल आएगी, लेकिन लॉजिस्टिकल सपोर्ट नेटो का और यूरोप का नहीं होगा। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि उनको अपने ग्रीनलैंड की चिंता है। नेटो में विभाजन है, वर्टिकल स्प्लिट है,
ग्रीनलैंड के मामले पे, टैरिफ के मामले पे। तो ये पिछले 2 दशकों में पहली लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है जो बगैर नेटो के अलाइंस के साथ लड़ रहा है। और एक आखिरी बात इस राउंड में मैं कह दूं कि एक नया मॉडल उभरा, दुबई मॉडल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल है, ये जो पैसे वालों का कारोबार है, इसकी सबसे बड़ी क्या चीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी। ईरान के हमलों ने सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्वस्त कर दिया है। ये जो आउटसोर्सिंग किया गया अमेरिका को कि आप हमारी रक्षा करोगे, अमेरिका उसमें कामयाब नहीं रहा। केवल अमेरिकन बेसिस पे हमले नहीं हुए ईरान के, उन्होंने होटल और मॉल्स पे भी हमले किए हैं। ये बहुत बड़ी संकेत है। कल भी मैं फिर कह रहा हूँ कि दुनिया में केमन आइलैंड्स है, कोई मैन ऑफ आइल है, ये सब टैक्स हेवन है। वहां पे कोई रहता नहीं जाके, करोड़पति लोग, बिलियनर्स वहां जाके रहते नहीं है, उसका एड्रेस इस्तेमाल करते अपने पैसे गोलमाल करने के लिए। दुबई मॉडल एक आया जो कि बाकी सब जगह यूरोप, मिडिल ईस्ट में आया कि जीरो टैक्स, पर्सनल इनकम पे जीरो टैक्स, नो इनकम टैक्स, नो वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी बेचने पे कोई टैक्स नहीं, शेयर्स बेचने में कोई टैक्स नहीं, नो कैपिटल गेन टैक्स। टैक्स कब लगता है? कंपनी बनाएंगे तब टैक्स, वो भी एक लिमिट के बाद। तो सैलरी टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री, बिजनेस का काम टैक्स फ्री, साथ में सिक्योरिटी, सेफ्टी, कोई सोशल प्रॉब्लम्स नहीं, और उसके बाद बढ़िया लाइफस्टाइल, बढ़िया अपार्टमेंट, बढ़िया मॉल्स, बढ़िया क्लब्स। ये जो दुबई मॉडल आया, इस दुबई मॉडल पे गहरी चोट की है ईरान ने, और इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये आगे कैसे डेवलप होता है। अगर ईरान 5-6 सप्ताह सस्टेन कर जाता है तो ये जो दुबई मॉडल है, ये बहुत बड़ा इसका जो खामियाजा होगा वो ये होगा कि जो ये दुबई मॉडल इमर्ज हुआ है ये ध्वस्त हो जाएगा, और बगैर सिक्योरिटी, क्योंकि उस दुबई मॉडल की सबसे बड़ी गारंटी क्या है? सिक्योरिटी, सेफ्टी। अब कहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी है? हवाई अड्डे बंद पड़े हैं, मॉल्स बंद हैं, घड़ी घड़ी सायरन बज रहे हैं। तो सोचते जिन्होंने बिलियंस डॉलर वहां लगाया, जिन्होंने हेडक्वार्टर लगाया वहां पे, उनकी स्थिति क्या होगी? उनको एम्प्लॉयज को घर में बैठा के तनख्वाह देनी पड़ेगी, कितने दिन दे पाएंगे? तो इसलिए वॉर को सस्टेन करना जितना ईरान के लिए मुश्किल है, उतना ही मिडिल ईस्ट के लिए भी मुश्किल है। तो एकदम नई सिक्योरिटी, नई डिप्लोमेसी, नया इकोनॉमिक पैरामीटर यहाँ से तय होगा इस युद्ध से, अगर ये युद्ध सस्टेन करता है तो। और फिर आखिरी बात कहूँगा कि ग्राउंड फोर्सेस उतारनी पड़ेगी, जिसकी एनालिसिस अभी होनी बाकी है कि ग्राउंड फोर्सेस कैसे उतरेंगी, किसकी उतरेंगी। जी बिल्कुल, ग्राउंड फोर्सेस कैसे उतरेंगी और किसकी उतरेंगी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहने वाले और उस दम पे चुनाव लड़कर जीत कर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप उस दिशा में जाएंगे? कमला हैरिस ने तो साफ साफ कह दिया है कि आप अमेरिकी सैनिकों को मौत की कगार पे, मौत की तरफ धकेल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अमेरिका को जंग के मुहाने पर मत ले जाइए। कमला हैरिस उप राष्ट्रपति जो थी, पूर्व उपराष्ट्रपति, उनका बयान आज दिन में था, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच इधर पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि ईरान नहीं झुकेगा और ईरान हमला करेगा, ईरान जवाब देगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो कर रहा है ऑलरेडी। ये सारी खबरें आ रही हैं अलग अलग। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए अब इसको, जब भारत के हिसाब से, भारत के लिहाज से, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके, और एक तरफ हम लोग भारत में भी अलग अलग शहरों में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो इधर लखनऊ हो, उधर करगिल हो, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर खासकर,
और लखनऊ, दिल्ली, सब तरफ जंतर मंतर पे सब तरफ प्रदर्शन हुए हैं। आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपने हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हमने देख लिया कि किस ढंग के प्रदर्शन हुए, और वहाँ पर आपने ही बताया कि अंदर से सिक्योरिटी गार्ड, अमेरिकी एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन लोगों ने गोलियां चलाई, और खबर है कि 14 लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान में, कराची और दूसरे शहरों में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, और पीओके का एरिया जो है उसमें काफ़ी प्रदर्शन हुए हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि इसके बाद दुनिया की तस्वीरें आप क्या बनते देखते हैं, और भारत पर यहाँ अगर नरेंद्र मोदी कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके ऊपर प्रेशर है। वो प्रेशर क्या हो सकता है? क्यों अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं कहीं से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी प्रतिक्रिया नहीं है, और न ही प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल से। जी राजीव जी, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर रहा होगा। आप जानते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अभी हाल में तारीफ की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मुनीर की भी तारीफ की थी। अफगानिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान को सही ठहराया था, उसका पक्ष लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बावजूद शहबाज शरीफ का ट्वीट आ चुका है अब से 1 घंटा पहले, और उन्होंने खामनेई की शहादत पर को ये किया है, कंडोलेंस दिया है उस पर, और सबको इस युद्ध में को गलत बताया है। ईरान का साथ देने की बात कही है। मतलब जो पूरा उसका स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मैं अभी मेरे पास है नहीं पास में, लेकिन इतना समझिए कि उन्होंने ट्वीट करके खामनेई के शहादत को एक तो संज्ञान में लिया है, दूसरा कॉन्डोलेंसेस जताया है। ये गरज हिंदुस्तान की ओर से पहले होनी चाहिए थी। भाई, हिंदुस्तान को जब जब कश्मीर मुद्दे पर मदद की जरूरत रही, ईरान हमेशा साथ खड़ा रहा, और साथ ही खड़ा नहीं रहा, भारत के लिए वो गोलबंदी भी करता था इस्लामिक कंट्रीज के बीच में। तो एक मित्र देश में के ऊपर, और एक और बात है, पाकिस्तान इतना ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो केवल ईरान के साथ खड़ा हो गया है, ऐसा दिखता हो, नहीं, ईरान के साथ खड़ा। ईरान ने जिन देशों पर अटैक किया उनके भी राष्ट्राध्यक्षों से फोन करके बातचीत कर रहा है पाकिस्तान, यानी अपनी एक्टिविटीज को दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि हम शांति के लिए, या पूरे गल्फ में जो सिचुएशन बनी है उसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। हमारी ओर से तो कोई एक्शन ही नहीं है। ईरान में हमला करके मार दो तब भी कोई बात नहीं, ईरान अटैक कर दो बाकी देशों पर तब भी कोई बात नहीं, ना हमें उधो कर लेना ना माधो कर देना, इस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं। यानी एक जो एक्टिविज्म दिखना चाहिए ऐसे समय में, केवल ये चिंता अब तक जो सामने आई है कि गल्फ में फंसे हुए भारतीय लोग, ये बात वो भी ऑफिशियली नहीं बोला जा रहा, अनऑफिशियली आया है। हालांकि एडवाइजरी वगैरह भी जारी हुई है तो वो ऑफिशियल है, ठीक है। भारतीय लाइव्स महत्वपूर्ण है और उनके बारे में सोचा जाना, लेकिन ये जो पूरा युद्ध है, ये युद्ध में हमारी क्या भूमिका हो, इसको शांत करने में, इसको आगे बढ़ाने में, इस तरफ खड़ा होने कि उस तरफ खड़ा होने, हमारा कोई स्टैंड ही नहीं दिख रहा है। हमसे ज्यादा मजबूती के साथ पाकिस्तान स्टैंड लेकर आ गया। भाई, खामनेई की हत्या को शहादत बताना आज डोनाल्ड ट्रंप से सीधे लोहा लेना है कि नहीं है? और इतनी हिम्मत शहबाज शरीफ में आ गई, और हमारे प्रधानमंत्री जी में हिम्मत ही नहीं कि कोई प्रतिक्रिया दे सके। अभी तक एक रिएक्शन नहीं आया है। तो ये मोटे तौर पर ये मैं सबमिट करता हूं कि हमारा रिएक्शन बहुत खराब है, और ये नहीं होना चाहिए। अब तक हिंदू दुनिया में जो हमारी साख रही है, उस साख को मिट्टी में मिला दिया गया है। ये हम देख रहे, जबकि जनता निकल करके विरोध कर रही है, मातम मना रही है, और खामनेई के साथ में समर्थन व्यक्त कर रही है। आप एक न्यूट्रल स्टैंड भी तो ले सकते हैं, न्यूट्रल स्टैंड ले सकते हैं, वो भी लेते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। यहीं पर लगता है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या कुछ नहीं बोलने के लिए भी किसी का दबाव है? कुछ बोल नहीं पाए, ऐसी स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री आ गए। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, एक बार जल्दी से जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूँ। जयशंकर जी, कैसे देखा जाए, क्या यहाँ जब इंटरनल हम अपनी विदेश नीति की बात करते हैं तो फिर कहाँ, और खासकर ईरान के मामले में, और अभी चर्चा हो ही रही थी कि इजराइल, हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे इजराइल में, पहले से इसकी तैयारी हो चुकी होगी कि हमको कब हमला करना है, और पूरा इजराइल का जो खुफिया डिपार्टमेंट है मोसाद, वो बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें दे रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, अपना स्वागत करवाते हैं, सर्वोच्च सम्मान लेते हैं, वहां के संसद में भाषण देते हैं, भाषण में हमास की भर्त्सना करते हैं, हमास की तुलना यहाँ कसाब वाले कांड से करते हैं जो 26/11 वाला अपने यहाँ का था, और इन सब से करके उसके बाद लौट के आते हैं। जैसे ही लौट के आते हैं 12 घंटे के अंदर हमला हो जाता है ईरान के ऊपर। हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो पाकिस्तान को लगातार दुलारते रहा है ट्रंप। जब भारत और पाकिस्तान में थोड़े समय के लिए युद्ध भी हुआ, संघर्ष भी हुआ, जिसको संघर्ष विराम का दावा करता है वो, तो उस समय भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आया था अमेरिका, और भारत और हमारे प्रधानमंत्री को लगातार वो बेइज्जत करता रहा है, हमारे भारतीय हितों के खिलाफ लगातार फैसले करते रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि हमको विरोध करना चाहिए, और ऐसे भी मानवता के हिसाब से भी और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कि हमलावर और हमले की निंदा तो जाहिर सी बात है करना ही चाहिए हमको। कहीं भी अगर हमला होता है और कोई भी अगर युद्ध थोपता है तो उस पर तो उसका विरोध तो करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। ये बात सही कही हमारे मित्र प्रेम कुमार ने कि भाई ठीक है, हमारे लोग वहां जो फंसे हुए हैं, चाहे गल्फ के अन्य देशों में हैं या ईरान में हैं, उनको सुरक्षित वापसी कराना सरकार का काम है, ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इराक के हमले में भी उस समय की सरकार ने कराया ही था। लेकिन इससे अधिक देखिए, अमेरिका का मन इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि कोई इंटरवेंशन नहीं है, प्रतिरोध के साथ खड़े होने की कुवत नहीं है लोगों में रह गई है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, पिछले दौर में भी, कि इराक में किया उसने, लीबिया को उसी तरह कर्नल गद्दाफी को का सफाया किया सिर्फ तेल के कब्जे के लिए। अभी वेनेजुएला का हुआ है, सीरिया में बदलाव कराया। अगर उसी समय सारे देश, सारे मुल्कों के लोग अगर एकजुट होकर के विरोध करते कि भाई ये दखलंदाजी नहीं चलेगी तुम्हारी, लेकिन तब एक दूसरे से सिया सुन्नी का भेद हो या फिर कोई और भेद हो, आपसी कलह हो, कौन ज्यादा मजबूत हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा, उसको लेकर के, तो इन्हीं सब मतभेदों का फायदा उठा करके अमेरिका ये सब काम कर रहा है। हम कहीं के नहीं रह रहे हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी विपदा ये है कि हमारी कोई पूछ ही नहीं है। जबकि आप सोचिए कि कभी अगर इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री अगर होते यहाँ पे, उस समय क्या उनका तेवर होता, क्या उनका स्टैंड होता। लेकिन चूंकि वही है कि हर चीज में, अभी कह रहे थे शहबाज शरीफ के बारे में, जयशंकर जी छोड़ दीजिए इंदिरा गांधी को, छोड़ दीजिए राजीव गांधी को, रहने दीजिए नेहरू जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को ही, हाँ उनका वही, हाँ, उन्हीं को अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार कहा था, संसद में भी कहा था कि इजराइल ने कब्जा किया हुआ है फिलिस्तीन का जगह, हमारी हमदर्दी, हमारा समर्थन फिलिस्तीन के साथ है जी, साथ है, ये कहा था उन्होंने। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी प्रेम कुमार कह रहे थे कि शहजाद शरीफ ने भी हिम्मत दिखाई बयान देने की। भाई शहजाद शरीफ का नाम एपस्टीन फाइल्स में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक तो मैंने सुनने को नहीं मिला है कुछ भी। तो जिसका नाम है वो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन वही है कि हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी कूटनीति, हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है। हमारा जो एक निष्पक्ष चरित्र रहा है उससे हम कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं लगातार। हम मतलब फिलिस्तीन के समर्थन में नेहरू से लेकर के अभी तक, मोदी जी के आने तक, एक बार हमको याद है कि जब जनता पार्टी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हालांकि विदेश मंत्री थे, तो इजराइल के विदेश मंत्री मोशे दयान आ गए थे यहाँ पर, लेकिन उसको लेकर के बहुत बवाल खड़ा हुआ था, बहुत विरोध हुआ था, भारी विरोध हुआ था।
तो ये सब भी होता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब चाहे हमारे भारतीय हित हैं उनको देखते हुए या मानवता के लिहाज से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस जंग की लामबंदी हो रही है उसको देखते हुए भारत को इसमें ठोस पहल करनी चाहिए थी। कम से कम निंदा तो जरूर नहीं करनी चाहिए थी जो रूस और चीन ने किया। हालांकि हमारी उम्मीद तो थी कि वो लोग साथ खड़े होंगे। भाई रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका साथ साथ यूक्रेन के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। तो जब अगर आपने अमेरिका ने पूरा नेटो हाँ पूरा तो अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया है, युद्ध थोपा है, तो ईरान को प्रतिरोध की तो आजादी मिलनी चाहिए। उस प्रतिरोध का समर्थन हर मानवीय दृष्टि से सोचने वाले, चाहे भारतीय हो चाहे दुनिया के किसी भी देश के अवाम के लोगों को करना चाहिए। हमारे जैसे लोग तो समर्थन करेंगे, लेकिन वही है कि जब हमारी सरकार को भी इसमें कहीं ना कहीं तो एक पहलकदमी लेनी पड़ेगी। नहीं तो पता लगा कि ईरान आपका सबसे मजबूत एलाई चाबहार पोर्ट उसने किया था, हमारे लिए किया था, हमारी सुविधा के लिए खोल दिया था जब पाकिस्तान से विवाद बढ़ा था। तेल हमको दे रहा था, रुपए के में दे रहा था। तो उस सबको आप एक मतलब दोस्तों को आप खोते जा रहे हैं। ये अमेरिका की सबसे बड़ी उपलब्धि हो रही है कि आपको अपने दुश्मनों के में कर रहा है, वो शामिल करते जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल, अमेरिका इजराइल के बीच, ईरान और दोनों के बीच जो कुछ हुआ और आयतुल्लाह अली खामनेई की डेथ की खबर, मौत की खबर आ गई और इन सब के बाद दुनिया में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरीश मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। अमरीश मिश्रा जी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ, आपके पास ही आता हूँ। अब जबकि ईरान के राष्ट्रपति ने खुले तौर पर यह घोषणा कर दी है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, कहां तक जाते हुए आप ईरान को देखते हैं इसमें? देखिए, ये राजीव जी, यहां जो परिस्थिति बन रही है, ईरान में जो पेजेश्कियान उनका जो बयान आया है, उसके साथ साथ एक और चीज हुई है कि इंटरिम सुप्रीम लीडर भी अपॉइंट हो गए जी। और वो जो हुए हैं, मैं जब ईरान में था तो मेरी इस्माइल कानी साहब से और उनसे भी बातचीत हुई थी। वहां देखिए अजीब सी स्थिति है। ईरान में जो अमेरिका कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा था इसलिए हमने हमला किया, लेकिन मजेदार बात यह है कि जो एक आदमी न्यूक्लियर बम बनाने को रोके हुए था, जिसका नाम इमाम खामनेई है, उसको अमेरिका ने खुद ही मार। अब इसके बाद क्या हो रहा है? अब इसके बाद जो रेडिकल रिवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं वो अब पावर में आ गई। IRGC के लोग पावर में आ गए। अभी लारिजानी वो पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। अभी जो इंटरिम सुप्रीम लीडर बने अली रजा साहब, उनका आप देखिए, वो इतने मतलब एंटी इजरायली और एंटी अमेरिकन है, रईसी के बराबर। जो रईसी जो पहले राष्ट्रपति थे पेजेश्कियान के पहले, और जिनकी हत्या, और ईरान ने इस पे कहा है कि उसमें इजराइल का कहीं ना कहीं हाथ था, जिनकी एक दुर्घटना में उनकी हत्या हो। अब जो वहां पर स्थिति बन गई, मैं आपसे कह रहा हूं कि ईरान जब तक लड़ेगा जब तक ट्रंप खुद सीज फायर नहीं मांगे। आप देखिए, आज ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि यूरोप के बेसिस पे अब ईरान हमला करने जा रहा है। ईरान ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट पे क्यों अटैक कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अमेरिकन बेसेस वहां, इसलिए हम उनपे चोट कर रहे हैं। फिर जो प्रशांत जी ने कहा वो भी बात सही है, वो भी बात सही है कि जो इकोनॉमिक आर्टरी दुनिया, मतलब जो दुनिया में एक तरीके का, आप सोचिए कि ट्रंप और नेतन्याहू कुछ इलीगल वॉरलॉर्ड्स हैं या गैंगस्टर्स टाइप है, उनके सिस्टम को, और जिसका हिस्सा एप्स्टीन भी था, उनके सिस्टम को जो आर्टरी खून पहुंचाती है वो यूएई पैसा पहुंचाती है, और दुनिया भर के लूट का पैसा वो यूएई में आता है। अभी तो देखिए यूएनओ के रिकॉर्ड में है, सूडान में जो नरसंहार हुआ और सूडान का सोना यूएई पहुंचा, ये तो रिकॉर्ड में है। सऊदी अरेबिया ने खुद इस पर बयान दिया है यूएई के खिलाफ, और ईरान यूएई को मार रहा है, और ऐसे मार रहा है कि कल मार्केट खुलने दीजिए, कल सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यूएई जो है वो कोलैप्स कर रहा है, इन्वेस्टर्स वहां से भाग रहे हैं, और यूएई कोलैप्स किया तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। और भारत पे बहुत
जबरदस्त असर पड़ेगा। अभी ये लोग समझ नहीं रहे हैं या जानबूझ के अनदेखा कर। तो देखिए यहां पर ये एक केवल ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी, ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये अभी एक वैश्विक और आर्थिक संकट पैदा कर देगी, ये तो तय है, ये तो बात बिल्कुल साफ है। और इसमें जो ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है कि उसके पास अनलिमिटेड सप्लाई मिसाइल्स का है और उसके पास ड्रोन्स, ये दो ऐसे उसके पास चीजें हैं जिनकी कोई काट नहीं है, और जो इनकी वजह से ग्राउंड फोर्सेस भी वहां उतर नहीं सकती, कोई नहीं भेजेगा अपने ग्राउंड फोर्स। सब जानते हैं कि ग्राउंड फोर्सेस तो दे विल बी सिटिंग डक्स, उनका तो बड़े स्तर पे वो मारी जाएंगी, और जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे नहीं तब तक वहां कुछ रिजीम चेंज होगा नहीं। और आज जिस तरह की नुमाइश ईरान की जनता ने की, करोड़ों लोग सड़क पे थे, 11 फरवरी को भी 3 करोड़ थे, 9 करोड़ की वहां कुल पॉपुलेशन है। मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं कि 30-35% जनता सड़क पे आ जाए किसी भी देश, लेकिन वहां थी। और वहां पर आज जिस तरह से आज इतनी भयंकर भीड़ थी कि सवाल ही नहीं समझ रहा था किसी से, तो वहां प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं सकते, अब बात खत्म हो गई वहां पर। अब देखिए जो यहाँ पर जो नेक्स्ट फेज है, जो आज इजराइल को मारा है हाइपरसोनिक मिसाइल से, फतेह 1 और फतेह 2 से, जिसमें कम से कम 8 इजरायली मारे गए हैं। और एक चीज आप राजीव जी इंटरेस्टिंग आपको और बताया, हालांकि मृतकों का नाप तोल नहीं करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी एक अप्रत्याशित स्थिति है, क्योंकि कुछ देश हैं जो पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतारू हैं, असैसिनेट कर देते हैं, उठा लेते हैं, तो आवाम क्या करे। जून 2025 का जो जंग हुई थी उसमें 1000 से ऊपर ईरान के लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सनल। इजराइल के केवल 28। अभी 2 दिन में क्या हाल है, आज इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है कि 500 से ऊपर इजरायली या तो मारे जा चुके हैं या वो अस्पताल में। ईरान की संख्या अभी भी 271 से ज्यादा नहीं बढ़ी। दिस इज अ मेजर रिवर्सल, और ये बढ़ेगा। अभी तो यूएई से कैजुअलिटीज की संख्या नहीं है, अभी लोग इस युद्ध को बहुत हल्के में ले रहे हैं, ईरान को भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। थोड़ा सा इसको कुछ और दिन ये गुजर जाने दीजिए, तो आप देखेगा फिर क्या मंजर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा दिन। प्रशांत जी आना चाहता हूं आपके पास, और कैसे ये इसको इस पूरे, और उसमें भी जो बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं, इजराइल सुबह लगातार और दिन भर अपनी बयानबाजियां करता रहा, लेकिन ईरान की तरफ से ईरान के राष्ट्रपति ने अभी थोड़ी देर पहले, जो अभी अमरीश मिश्रा जी भी कह रहे थे, राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित किया है, और संबोधन में ये तो सच है कि देश अगर जंग के मुहाने पर नहीं बल्कि जंग में है तो संबोधन कैसा होगा ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि अपने यहाँ जब ऐसी स्थिति आई थी तब हमारे प्रधानमंत्री ने तब भी कुछ नहीं लिखा था, कोई बयान नहीं था, आपको याद होगा, हम लोग इंतज़ार करते रहे थे। तो ज़रा उस लिहाज से ज़रा बताइए कि अमेरिका की दूरी जितनी है और इसमें इजराइल कहाँ खड़ा नज़र आता है, क्या इजराइल के पीठ पर जिस ढंग से, यानी नेतन्याहू के पीठ पर हाथ है अमेरिका का, वो कब तक चलेगा? सवाल ये भी पैदा होता है यहाँ पे, अगर अमेरिका साथ छोड़ दिया तो नहीं छोड़ सकता क्या? लेकिन नेतन्याहू को सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध चाहिए। जिस दिन युद्ध रुकेगा नेतन्याहू जेल में होंगे, सत्ता के बाहर। जी प्रशांत जी वीडियो डाउन हो गया। हाँ अमलेंदु जी राजीव जी, एक बड़ी खबर आ रही है। यूएस की मिलिट्री ने स्वीकार किया है कि ईरान के हमले में उसके 3 सैनिक मारे गए हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। अभी 36 सेकंड पहले यूएस मिलिट्री ने अपना बयान जारी किया है कि ईरान के हमले में उसके 3 सैनिक मारे गए हैं और अब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमला किया है। इजराइल में जबरदस्त हमला हुआ है, 250 से ज्यादा लोग, जो एक अस्पताल है उसमें उनका इलाज चल रहा है। 9 लोगों की जान जाने का इजराइल की मिलिट्री ने स्वीकार किया है अपने आप की, 9 की जान गई है, 250 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये अभी ब्रेकिंग है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री लगातार दूसरे देशों के, दुनिया भर के जो मित्र राष्ट्र हैं उनके विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं। हमारे देश में अभी तक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दूसरे देशों से लगातार बात हो रही है, ये खबर भी है।
अभी 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 उन्होंने अल जजीरा से बात भी की है अब्बास अरागची ने, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि जब हमारी सुरक्षा की बात आएगी तो हम कोई बाउंड्री नहीं देखेंगे। हमने अपने पड़ोसी देशों को बता दिया है कि हमारा जो भी अटैक है वो यूएस के मिलिट्री बेसिस पे, ये हमारे मित्र राष्ट्र, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि इनके बेस यहाँ हैं इसलिए इन पर हमला करना हमारा मजबूरी है। ये उन राष्ट्रों पे हमला नहीं है, ये यूएस के बेसिस पर हमला है। जी जी, प्रशांत जी जुड़ गए हैं फिर से। प्रशांत जी। जी, मेरा वीडियो डाउन हो गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल योजना बना रहा था हमला करने की, जब वो खमेनी को मारने की योजना बना रहा था, तब प्रधानमंत्री हमारे इजराइल में थे जी। अब लौट आए हैं, अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आज वो चुनावी यात्राओं में थे 2 दिन से, चुनावी यात्रा से आज वो रात में लौट रहे हैं और 9 बजे, रात के 9:30 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई है, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी बैठक बुलाई जी। उसके बाद शायद कोई एक स्टैंड आए, और अभी तक खमेनी की मौत पे कोई उनका बयान आया नहीं है। तो ये हम इंतजार करेंगे कि वो कैसे, उनका क्या बयान आता है, देखते हैं। लेकिन अभी हमारे साथी लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई पक्ष नहीं, पक्ष तो उन्होंने ले लिया। आपकी प्रेजेंस जो है कब कहाँ पे थी वो पक्ष है, और क्या है उसमें, उसमें भाषण सुन देना था। आपने इजराइल की संसद में भाषण दिया, नेतन्याहू को गले लगाया, नेतन्याहू आपको छोड़ने आए, रिसीव करने आए, बाकी आपने वहां पे उनकी प्रशस्ति पत्र पढ़ा। उसके बाद अब आपने खमेनी की मौत पे खामोशी है, तो स्टैंड आपने क्लियर कर दिया। तो एक बात, दूसरी बात देखिए, जो हमको इंतजार इस बात का करना होगा कि आगे ये कैसे शेप लेता है और कितना बड़ा इकोनॉमिक डिसरप्शन जो है वो होता है। 50 फ्लाइट एयर इंडिया कैंसिल हो गई यूरोप जी। ये एयरलाइंस कहाँ सस्टेन कर पाएंगे, कैसे सस्टेन कर पाएंगे? कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा एयर डिसरप्शन है। तो इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो, जैसा अभी अमरीश भाई कह रहे थे कि कल से जब बाजार खुलेगा तब उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हमको समझ में आएगी कि इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी जा रही है। तो इसलिए इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा बाकी देशों के लिए। और कि रजा पहलवी को इंस्टॉल करने का अगर कोई मंसूबा है तो उनको ग्राउंड फोर्स से उतारनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्राउंड फोर्सेस की सिचुएशन जो है वो मुफीद नहीं है। अमेरिका के 40-50 हज़ार सैनिक हैं, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज भेजेंगे तो उनको सोशल रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा अपने देश में। लेकिन एक बयान आप लोग भी अगर सुने हो तो बताइएगा, एक बयान अभी तक उसका मैं इंतजार कर रहा हूं कि चाहे वो इजराइल ने क्या कहा हमला करते वक्त, कि ईरान चूंकि न्यूक्लियर अपना जो कार्यक्रम है उसको नहीं रोक रहा था इसलिए हमने हमला किया है। इस हमले के बाद न्यूक्लियर कार्यक्रम पे हमने रोक लगा दी है, उसको तहस नहस कर दिया है, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। आपके पास है क्या प्रशांत जी या अमरीश जी या अमलेंदु जी, जयशंकर जी, प्रफुल्ल जी? पिछली बार फॉर्दो में हमला किया था तो क्या वो रुक गया था? क्या वहां काम बंद हो गया था? पहली बात। दूसरी चीज की न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का उनका प्रोग्राम उन्होंने डिनाई किया कि नहीं है। आईएईए का इंस्पेक्शन है, तो आईएईए तो ईरान की एजेंसी नहीं है ना, इंटरनेशनल एजेंसी है जी, उसका इंस्पेक्शन है। दूसरी बात कि उनकी मिसाइल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 7-8 मिसाइल पर हफ्ते वो बनाने की उनकी कैपेसिटी है। तो उसमें और वो ईरान का, वो इजराइल का सो कॉल्ड आयरन डोम को वो भेज चुके हैं। तो अभी इजराइल में जब सायरन बजना चालू होंगे जैसे पिछली बार हुआ था, तो बज रहे हैं बिल्कुल जी, और स्थितियां बदलेंगी वहां पे। तो ये इस वॉर को सस्टेन करना सभी पक्षों के लिए बड़ा मुश्किल है, लंबा वॉर। इसलिए मैं सहमत हूं अमरीश भाई से कि सीज फायर की बात ट्रंप की तरफ से आएगी इस बार।
क्योंकि अगर ये एस्केलेट होगा और 5 कॉफिन भी गए अमेरिकी सैनिकों के, तो अभी तो कह दिया कि 3 सैनिक मारे गए, 3 तो गए, 3 मारे गए और 5 गंभीर घायल हैं। तो जो उनका जो पूरा मेगा सपोर्ट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रम्प का बजरंग दल है, उसका उनको खामियाजा वैसे ही भुगतना पड़ेगा जैसे यहाँ पे जब यूजीसी का हो गया था और मोदी साहब को भुगतना पड़ गया था। जी राजीव जी जी। अमरीश मिश्रा जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे उसमें, लेकिन आपसे भी अमरीश जी की ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या ये जो न्यूक्लियर कार्यक्रम उनका जो है इसके बारे में अब, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा हूँ कि प्रिंस रजा पहलवी का भी सोशल मीडिया पे कुछ बयान आया हुआ है, खैर देंगे वो बयान, वो पहले से भी दे रहे हैं। अमेरिका लगातार कह रहा था रिजिम चेंज, लेकिन क्या यहाँ पर अमेरिका फंस गया है? अगर इसको थोड़ा सा और डीपली देखा जाए, अमेरिका फंस गया है यहाँ पे? इस पे राजीव जी आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस अभी एक बहुत बड़ी हुई, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, 80 देश उसमें थे। आसिम मुनीर खुद पहुंच गए थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं पहुंचे, आसिम मुनीर खुद पहुंचे थे। उसमें रजा पहलवी भी पहुंचे और उसमें अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी पहुंचे। लिंडसे ग्राहम कौन है? जो सबसे बड़े जायनिस्ट हैं और ईरान में रिजीम चेंज के सबसे बड़े प्रवक्ता जी सपोर्टर। रजा पहलवी के सामने उनसे पूछा गया पत्रकारों ने कि अगर ईरान में रिजीम चेंज होगा तो क्या आप इनको बनाएंगे? तो उन्होंने कहा नो। उन्होंने सीधे कहा नहीं। ट्रंप उनसे अभी तक मिले नहीं। वो तो वेनेजुला में जो जिसको नोबेल प्राइज मिला उसका नोबेल प्राइज भी छीन लिया, उसको प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया, और वहां पर उन्होंने मदुरो के लोगों से ही डील कर ली। तो मतलब कहने का ये है, ये देखिए, ये पूरी एक सिचुएशन ऐसी पूरी दुनिया में एक अस्वाभाविक सी बन गई है जिसको मेरे ख्याल से ईरान यहां पर तोड़ने में लगा है। एक चीज आपको और बताता हूं, न्यूक्लियर वाली बात देखिए समझना जरूरी है कि इमाम खामनेई एक उसूलों वाले आदमी, उनके उसूल थे, वो उसूलन क्रांतिकारी भी थे, लेकिन वो उसूलन इस बात के भी हामी थे कि भाई हमारे धर्म में नहीं है कि हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाएं। ईरान में एक पूरी लॉबी है, वो कहती रही कि भाई अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो हमारा कुछ बुरा हो जाएगा हम लोग के साथ, और वो बुरा हुआ। अब इसके बाद जो लोग सत्ता में आए वो लोग इस बात को मानते हैं कि हम शैतान से लड़ रहे हैं, हम बड़ी इविल फोर्सेस से लड़ रहे हैं, और इसमें हर तरह का जो तरीका है जो भी बाकी देश कर रहे हैं उसका करने का हमको भी अधिकार है। तो ये अमेरिका एंड इजराइल इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम दे हैव एक्सेलरेटेड इट। और आप देखिएगा विद इन मंथ्स ईरान इज गोइंग टू कम आउट विद अ न्यूक्लियर वेपन। जी ये बड़ा, और एक जो आप बात, एक लाइन आपने कही कि ये ईरान हो सकता है कि आने वाले समय में और इस युद्ध से, इस जंग से एक तीसरी दुनिया के लिए एक रास्ता भी खोले ईरान, और ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक मजबूती के साथ खड़ा देश वही अकेला आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। बाकी सब तो अमेरिका के पिट्ठू हैं, जितने बेसिस हैं अमेरिका के और जो नहीं थे उसको पिट्ठू बना लिया। तो इसलिए ईरान यहाँ पर बहुत मजबूती से खड़ा है, और इंतज़ार है हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या CCS की बैठक के बाद क्या निर्णय लेते हैं, क्या कुछ होता है। प्रफुल्ल जी, ज़रा आपके पास भी बहुत देर से आपके कमेंट को, अब समय काफ़ी हो चुका है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चुकी है और अलग अलग और बहुत बड़ी खबर है, इसलिए थोड़ा सा समय आप लोगों से ले रहा हूं। प्रफुल्ल जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ ईरान की जो एक मजबूती है वो ऑलरेडी उभर के आ गई है? लगता है ऐसा आपको? देखिए, ईरान की मजबूती तो है, ईरान आज से संघर्ष कर रहा है, 79 से लगा हुआ है, और अमेरिका तो शुरू से ही चाह रहा है। याद कीजिए जिमी कार्टर के चेहरे को जब इराक में वो किया था तो उन्होंने कहा था क्या, हमने रासायनिक अड्डे सब नष्ट कर दिए। ये क्यों कहेंगे कि हम इनको न्यूक्लियर अड्डा नष्ट कर देंगे? ये कहेंगे नहीं। ये जो भी कुछ अपनी हिफाजत के लिए कर रहे थे, और आप कौन होते तय करने वाले, और ये तो लगभग राजी हो गए थे इन बात पर। बात तो अटकी हुई थी शायद बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के, उसके पहले इनको हमला करना था, और ये बात पब्लिक हो जाए इसके पहले इन्होंने हमला कर दिया, और बार बार एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है। तो वो अब देखिए, अब दुनिया चलेगी अब बम से, ताकत से, जोर से। अब वो डेमोक्रेसी को भूल जाएगी।
इसीलिए डेमोक्रेटिक सेटअप्स तो हमारा ओवर हो गया है। ये लड़ाई जारी रहेगी अभी, और लड़ाई जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, जारी है, ये भी अभी जारी रहेगा। रुक रुक के लड़ाई होगी, और अमेरिका जिस तरह से दुनिया को करना चाहता है, अमेरिका के भीतर से ही अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसके भीतर से ही इसके विरोध में लोग आएंगे। ईरान की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी ये है कि उसके पड़ोसी नहीं चाहते हैं कि ईरान मजबूत हो, क्योंकि उनको जिस तरह की जीवन शैली और सुरक्षा की गारंटी है, उनके लिए तो चाहिए कि उनके सिर पर धूप नहीं आए, इसके लिए उनके माथे पर कोई छाता लेकर खड़ा हो। वो छाता लेकर के अमेरिकी लोग खड़े हो जाते हैं, अमेरिका खड़ा हो जाता है, तो इसलिए वो तो नहीं चाहेंगे। और ईरान चाहता है अपनी ताकत के साथ खड़ा होने के लिए, और शिया सुन्नी तो अपनी जगह में है ही। लेकिन अब पुराना ये है कि भारत की क्या स्थिति है, वो है शेर है, और दूसरे संदर्भ में उसने कहा कि अपना क्या पूछे हो मुन्नी, शिया के संग शिया, सुन्नी के संग सुन्नी। हमारा तो कोई स्टैंड ही नहीं है, वो है दूसरा संदर्भ। अकबर इलाहाबादी साहब का है, अकबर इलाहाबादी साहब। हाँ सर, मैं उस पर डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा जरूर कि भारत की स्थिति यही हो गई है सर कि शिया के संग शिया, सुन्नी के संग सुन्नी, जो हमको घसीट के जिधर ले जाए। एक आपकी जुबान नहीं खुल रही है, 56 इंच का छाती, और क्या ये सब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है। हम अपने राष्ट्रीय प्रसंग की दुर्बलताओं का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शर्म होती है। नहीं, क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहिए? मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, हम अगर कहीं गलत हैं, हमारे देश में अगर कहीं गलती हो रही है हमारे, क्योंकि कल को नीतियों के, इन्हीं नीतियों के आधार पे उसका असर आप पे, हम पे, इस देश की आवाम पे पड़ना है। इसलिए चर्चा, और हम आप चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा चर्चा? इसलिए करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। हम विदेश नीति की बात, जब भी विदेश नीति की बात आती है प्रफुल्ल जी, हम शांत हो जाते, चुप हो जाते नहीं है। अरे देश के साथ हम हैं, देश के साथ हैं, तभी तो हम कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि हाँ मोदी साहब गलत कर रहे हैं। हमारे पुराने, सदियों पुराने हमारे दोस्त, और वो रूट है। कई लोग ईरानी सरनेम लिखते हैं जी बिल्कुल, और मंत्री हो जाते हैं। सिर्फ सरनेम ही नहीं लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं और मंत्री हो जाते हैं। ये क्या बोलेंगे? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्यों लड़ाई जारी है, इस पर एक कोई टिप्पणी आई है क्या कारगर? किस तरह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ दोनों को इंगेज कर दिया गया ताकि ईरान अकेला पड़ जाए? क्योंकि कभी पाकिस्तान ने ये वादा किया था, कहा था इस्लामिक दुनिया को भीतर ही भीतर कन्फ्यूज किया था, हम लोग भी सुन लिए थे कि अकेला देश हम हैं जिसके पास परमाणु बम है, जब कभी इस्लाम पर खतरा होगा हम हाजिर रहेंगे। ये तो, लेकिन पाकिस्तान को मौका नहीं दिया गया, पाकिस्तान तो उधर इंगेज है। और आज उसके यहाँ हत्या हो गई 14, जिसकी चर्चा अभी अमलेंदु सर बता रहे थे, प्रेम कुमार सर बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंसक प्रदर्शन नहीं है। हम गांधी के देश के लोग हैं, हमारी विदेश नीति तो गई, अब तो ये तो जोर से चलेगा, ये जोर से चलाएंगे। समय काफी हो गया है, फिर कई बात करेंगे, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आ ही गई है और सूचनाएं आएंगी सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस पे और चर्चा होती रहेगी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, प्रशांत जी, जयशंकर जी, प्रेम कुमार जी, अमलेंदु जी, और ईरान से हमारे साथी जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया, और शुक्रिया मुर्तज़ा साहब का भी। तमाम साथियों का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे, और जंग चल रही है, युद्ध में, और जो कुछ भी हो रहा है उसके अपडेट्स आप लगातार हमारे चैनल पे देख रहे हैं। हमारी निगाहें टिकी हुई हैं ईरान और इजराइल अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट पे। जो कुछ भी अपडेट आता है, जैसे आएगा, हम लाइव, इस वादे के साथ लाइव आपके साथ तुरंत हाजिर होंगे, चाहे रात के 2 बजे या रात के 3